हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी डिस्कशन को। हम बात कर रहे थे इस टॉपिक के बारे में, प्रोफाइल ऑफ वेमेन इन इंडिया, और उसके अंदर हम लोगों ने अपना टॉपिक स्टार्ट करा था। सेकंड पॉइंट, विमेंस हेल्थ के रिगार्डिंग हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बात करी थी। और प्रीवियस लेक्चर में वेमेन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने एक तो कुछ आंकड़ों को जाना था, और उसके साथ ही हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझा था, कुछ टर्म्स को डिकोड करा था, लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड स्टिल बर्थ के कॉन्सेप्ट को भी हम लोगों ने जाना था। ठीक है, एंटीनेटल केयर के बारे में बात करी थी हमने, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बात करी थी, और स्टिल बर्थ के बारे में बात करी थी। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में कि कैसे जो मैरिज एज होती है और विमेन की जो हेल्थ होती है वो आपस में लिंक्ड है। कहने का मतलब ये है, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि सॉरी, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि जैसे अगर मैरिज एज अगर कम है, एक लड़की की कम उम्र के अंदर शादी हो गई है, तो उसकी जो हेल्थ है वो भी खराब रहेगी। मैरिज एज जो है अगर थोड़ी सी ज़्यादा है, तो एक लड़की की जो शारीरिक स्थिति होगी, जो उसकी हेल्थ होगी, वो भी अच्छी होगी। तो बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी कि ये जो एज है, एज इज मैरिज एज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेल्थ ऑफ अ लेडी। ठीक है, अगर एज कम है तो हेल्थ गिरेगी, एज ज़्यादा है तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। दिक्कत हमें यहाँ पर इस टॉपिक में कम एज से है कि कम एज में अगर बच्चियों की शादी करवाई जा रही है तो। अब यहाँ पर सबसे पहले आप एक चीज़ को समझना, साल 2020 में जब कोविड ईयर चल रहा था, तब भारत की सरकार ने एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करा था। अच्छा आकांक्षा, मुझे एक बात बताओ, ये जो यहाँ पर एक वर्ड आया है टास्क फोर्स, इसका मतलब क्या होता है? टास्क फोर्स मतलब क्या, नई प्रकार की कोई आर्मी नेवी या ऐसी कोई फोर्स बनाई थी सरकार ने? क्या मतलब है इसका? हाँ, मतलब बेसिकली जैसे एक गवर्नमेंट कमेटी कमीशन वगैरह बनती है ना, सोच विचार करने के लिए, उसको टास्क फोर्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे मतलब मान लो आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सरकार अभी मेरी चल रही है, तो मैंने कुछ एक्सपर्ट कमेटी बना रखी है, उनको एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर सोच विचार करने के बाद कुछ सुझाव देने को कहा है मैंने कि आप आराम से अपना टाइम ले लो, 5 6 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल या 1 महीना, जो भी मतलब जैसा गंभीर टॉपिक है, मैं उनसे पूछूंगा कितना टाइम चाहिए, तो वो अपने हिसाब से मुझे बता देंगे या मैं अपने हिसाब से टाइम दे दूंगा उनको। और फिर बोलूंगा कि मुझे एक ना इसके ऊपर एक पॉलिसी बनानी है, आगे जाकर हमारी सरकार पार्लियामेंट में, स्पेशली लोकसभा में, इसके ऊपर बिल लाने का सोच रही है कि कल को हम इसके ऊपर कानून बनाएंगे। तो आप इसके ऊपर अच्छे से सलाह मशवरा करो आपस में, क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट हो, इस डोमेन में काम करते हो, और मुझे फिर अपने सजेशन देना। अच्छा आकांक्षा, मुझे एक बात बताओ, रिया एक बात बताओ, कि अगर कोई भी सरकार कमेटी बनाती है, कमीशन बनाती है, टास्क फोर्स बनाती है, अब वो लोग इतनी मेहनत कर दिन रात एक कर कर 8 महीने, 10 महीने, 1.5 साल, कभी कभार तो किसी किसी में सजेशन देने में ये भी देखा जाता है कि 3 3 साल लग गए, तो क्या मुझे वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा उनका सजेशन? हाँ, नहीं करना पड़ेगा, ये मजबूरी नहीं है। सरकार के ऊपर ना मजबूरी नहीं होती, क्योंकि एक बात बताओ ना आकांक्षा, आपने मुझसे किसी टॉपिक के ऊपर अपनी पूरी राम कथा कह दी, ठीक है, आपको, आपसे पढ़ाई नहीं हो रही या लाइफ में कुछ चल रहा है आपके, आपने मुझसे फ़ोन पर पूरे दिन बात करी, हमारी 1.5 2 घंटे, 2.5 घंटे, मैं कहता हूँ 10 15 घंटे बात होती रही, और हम दोनों ने मिलकर आपके इशू को सॉल्व करा, रिजॉल्व करा। मैंने आपको कुछ स्टेप बताए कि आकांक्षा ये करना, अब इससे तुम्हारी इस समस्या का समाधान तुम्हें मिल जाएगा, धीरे धीरे करके ये वाली चीज़ें प्रैक्टिस करो। अब मैंने इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करा, अपना दिन खर्च करा आपके ऊपर, आपको सुझाव दिए,
तो आकांक्षा एक बार बताओ, ये तो आपके ऊपर है ना कि आप उन सुझाव को मानोगे कि नहीं मानोगे। ये कोई कंपल्शन थोड़ी ना कि मैंने कुछ बोल दिया तो आपको करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। ऐसी सरकार जो टास्क फोर्स या कमेटी या कमीशन को गठित करती है रिया मयूर, तो उसमें क्या होता है कि वो भले ही कितना भी टाइम लगाएं, वो सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं सरकार के लिए, उस टॉपिक के ऊपर सोच विचार कर रहे हैं और अपना सुझाव भी देंगे। लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट दोज recommendations or suggestions, because the word recommendations and suggestions by its very nature suggests that they are only suggestive in nature. They are not acting as a compulsion on part of the government, that government has to accept those suggestions and recommendations which are there from the side of the committee or any commission or the task force. Those recommendations and suggestions cannot be bestowed upon the shoulders of the government. वो थोपे नहीं जा सकते हैं। bestowed का मतलब होता है थोपना। they cannot be bestowed on the shoulders of the government. सरकार के कंधों पे लादा नहीं जा सकता उनको, ठीक है, याद रखना। क्लियर हो गया कांशा, मयूर, रिया, कोई डाउट? ठीक है, इस वर्ड को समझाना जरूरी था, अब इसको याद रखना जीवन भर, ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा ये मैं। तो साल 2020 में गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स का गठन करा था ये सजेस्ट करने के लिए कि मिनिमम एज जो है मैरिज के लिए, ध्यान देना शब्दों पर, मिनिमम एज किसके लिए? मैरिज के लिए। किसकी मैरिज के लिए? गर्ल्स की मैरिज के लिए। तीन बातें यहां पर, बिल्कुल चील जैसी आंखों से, पैनी निगाहों से देखना इन तीन शब्दों को। मिनिमम एज, पॉइंट नंबर 1, किसके लिए? टॉपिक क्या है? शादी। किसकी शादी? लड़कियों की शादी। तो इस टॉपिक के लिए सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन करा था। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये इतनी तोड़ तोड़ कर इसके ऊपर मैं क्यों बात कर रहा हूँ 1 2 3 लेकर। तो इस टास्क फोर्स ने बोला था कि मैरिज एज जो है प्रेजेंटली अभी 18 है एंड इट शुड बी रेज्ड टू 21। इसका मतलब क्या है? मिनिमम एज ऑफ मैरिज गर्ल्स की भी 18 है और उसको बढ़ाकर 21 कर देना चाहिए। क्या मतलब है आकांक्षा इसका? क्या हो जाएगा इससे? बताओ। हाँ मयूर, क्या हो जाएगा इससे? एज इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा? मैच्योरिटी लेवल हो जाएगा। स्पेशली किस चीज का मैच्योरिटी लेवल? नहीं नहीं, बात डिसीजन मेकिंग की नहीं है, बात यहां पर है, देखो प्रेगनेंसी तो हमने जैसा कि पढ़ा था 15 ईयर्स में, 15 ईयर्स में एक लड़की, एक महिला प्रेग्नेंट हो सकती है, ठीक है। यस, ये आपने एक करेक्ट टर्म यूज करा है, वेरी इंप्रेसिव टर्म, बहुत बेहतरीन, शाबाश। बॉडी अवेयरनेस, ठीक है। तो उनको पता रहेगा कि हमें कब प्रेग्नेंट होना है, 21 साल इसलिए, और थोड़ा सा जो माइंड का मेच्योरिटी लेवल है, बॉडी का थोड़ा सा जो मेच्योरिटी लेवल है वो अटेन हो जाएगा इससे। अच्छा मुझे एक बात बताओ आगे बढ़ने से पहले, चाइल्ड की डेफिनेशन में अगर हम बात करें, फिर चाहे आप बात करो मर्दों की या औरतों की, मैं एकदम से मतलब ये पढ़ाते पढ़ाते एकदम से आपको इस टॉपिक पर ले आया, इसका एक पर्पस है, आगे बढ़ने से पहले ये वाली चीज़ को रुक कर बताना ज़रूरी है। आप मुझे बताओ, चाइल्ड की डेफिनेशन में मेल और फीमेल की जब हम बात करते हैं तो एज कितनी होती है? बच्चा आप किसको मानोगे जिसकी उम्र किससे कम हो? बताओ। 18 साल से कम। मेल और फीमेल के लिए दोनों 18 साल होती है। बच्चा तो बच्चा ही है ना। मेल इज 18 ईयर्स, फीमेल इज ऑल्सो 18 ईयर्स, है ना। अब ये चीज जो मानी जाती 18 ईयर्स वाली,
ये एक यूनिवर्सल रूप से 18 साल वाला एज फैक्टर कंसिडर करा जाता है, यूनिवर्सल रूप से, ठीक है। लेकिन कुछ कानूनी प्रक्रियाओं में ये 18 साल नहीं माना जाता है, और 18 साल सेम भी नहीं माना जाता है कि मर्द के लिए भी 18, फीमेल्स के लिए भी 18। तो अब आप कहोगे कि सर ऐसी कौन सी कानूनी प्रक्रिया है, हमने तो कभी नहीं सुना है इसको। इसलिए मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि शायद से आपने सुना ना। पहले इस लाइन को पढ़ो, फिर मैं बताता हूँ उस 18 साल वाले फंडे के बारे में। डेटा हमें ये शो करता है। अच्छा, ये तो समझ गए ना कि भारत की सरकार ने जो टास्क फोर्स को गठित करा था, उस टास्क फोर्स ने सजेशन ये दी थी कि मिनिमम एज शादी की जो होनी चाहिए लड़कियों के लिए, उसको अभी जो 18 चल रही है उसको बढ़ाकर 21 साल कर देना चाहिए। डेटा ये शो करता है मेजॉरिटी ऑफ विमेन भारत के अंदर दे मैरी आफ्टर द एज ऑफ 21 ईयर्स ओनली। डेटा में ये शो करता है, मतलब इस टास्क फोर्स ने जो सजेशन दिया था कि ये जो है मैरिज एज 18 से 21 साल कर देनी चाहिए, लेकिन डेटा तो ये बता ही रहा है ऑलरेडी कि भारत के अंदर मेजॉरिटी ऑफ औरतें जो हैं वो 21 साल के बाद ही शादी करती है। तो बताओ फिर, जब डेटा ये शो कर रहा है, फिर इस टास्क फोर्स के गठन की नीड क्या थी? है आकांक्षा, क्या नीड ही क्या थी? जब डेटा ऑलरेडी ये शो कर रहा है कि भारत के अंदर अधिकतर महिलाएं जो हैं वो 21 साल के बाद ही शादी करती हैं, तो सरकार ने फालतू में टाइम वेस्ट करने के लिए टास्क फोर्स का गठन क्यों करा? और टास्क फोर्स जो है ये सेम चीज जो डेटा शो कर रहा है उसको क्यों बोल रही थी कि 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर देना चाहिए? डेटा तो ये कहता है कि ऑलरेडी भारत के अंदर अधिकतर महिलाएं 21 साल की जब हो जाती हैं उसके बाद शादी करती हैं, अधिकतर, मेजॉरिटी। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। क्योंकि यहाँ पर सरकार जो है इसको एक लीगल रूप करार, मतलब ये टास्क फोर्स का मतलब रिकमेंडेशन ये था कि इसको एक लीगल रूप से एनफोर्स करना, लीगली एनफोर्स करना। क्योंकि अब ये डेटा हमें ये सजेस्ट करता है कि मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन भारत के अंदर शादी करती है 21 साल की हो जाती है, या फिर जब 21 साल को क्रॉस कर लेती है तब। लेकिन जो नहीं करती, तो यानी कि उनकी तो शादी जो हो रही है वो नाबालिग उम्र में हो रही है ना। बताओ, वो तो बालिका वधू हुई ना फिर तो हम ये डेटा देखकर खुश नहीं हो सकते ना कि मेजॉरिटी तो चलो 21 साल के बाद ही कर रही है, लेकिन वो माइनॉरिटी का क्या, जिनकी 21 साल से पहले हो जा रही है, 18 साल से पहले हो जा रही है, 15 साल से पहले हो जा रही है, वहां पर भी तो बहुत ज्यादा वेरिएशन होगी। और ये वेरिएशन ना हो सबकी एक ही बार में, और कानून का डर हो, तो वो कानून का डर तभी होगा जब कानून होगा। तो इसलिए इसको लीगली एनफोर्स करने के लिए इस डिसीजन को कि मिनिमम एज ऑफ मैरिज भारत के अंदर लड़कियों की कितनी होनी चाहिए, क्या उसको चेंज करना चाहिए, इसके लिए टास्क फोर्स जो है उसका गठन करा गया था। अच्छा, मुझे आप लोग बताओ, आप लोगों की क्या जागरूकता है, भारत के अंदर अभी लीगल एज कितनी है मैरिज की लड़कियों की? 18 है कि 21 है? बताओ। अब देखो, ऐसी चीजों में देखो क्या होता है दोस्तों, ये जो आप सोच रहे हो टाइम ले रहे हो, आपको टाइम नहीं लेना है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके आप सीख जाओगे। लेकिन यही चीज़ें इंटरव्यू रूम में चेक करी जाती हैं कि आपको कितनी जागरूकता है। और आप समझ रहे हो ना आकांक्षा, रिया, आप लोगों के सामने इस ऐसे क्वेश्चंस को पुट अप करा जा सकता है इंटरव्यू रूम में, बिकॉज यू आर फीमेल, बिकॉज यू आर गर्ल्स। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यार बात यार गांव और उसकी नहीं है ना, कॉमन लीगल एक चीज़ होती है ना कि पूरे मतलब देश की एक ही चल रही है, सरकार ने एक ही तो पैरामीटर बना रखा होगा कि गांव और शहर का अलग अलग बना रखा होगा। देखो, अगर जो नंबर है जो अभी मैं आपको बताऊंगा, उस नंबर के नीचे अगर शादी हो रही है तो वो तो फिर लोग अपनी मर्जी से मतलब कैसे भी करके करवा रहे हैं, और वो फिर इलीगल है। अगर उस नंबर को अटेन करने के बाद, और वो नंबर क्या, एज नंबर, उस एज नंबर को अटेन करने के बाद, या एटलीस्ट उतने नंबर को भी अटेन करने के बाद, सेम जो नंबर है या उसके बियॉन्ड, तो वो चीज़ फिर लीगल है। अदरवाइज वो चीज़ इलीगल है अगर उसके नीचे शादी हो रही है
तो आपके अकॉर्डिंग क्या है? 21 ईयर्स प्लस। बताओ। 18, 19, 20, 21, 22 क्या है आपके अकॉर्डिंग? एक आंसर दो। मिनिमम लीगल एज मैरिज की गर्ल्स के लिए कितनी है भारत के अंदर? 21। नो आकांक्षा, इट इज 18। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अभी अभी हमने कुछ टाइम पहले न्यूज़ के अंदर सुना था ये 21 की बात चल रही थी, आ रहा होगा ना दिमाग के अंदर, तभी शायद से आपका आंसर ये निकला। कुछ टाइम पहले अभी आपने 1 डेढ़ साल में ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुनी होगी न्यूज़ में, अखबार की सुर्खियों में, कहीं ना कहीं, है ना, कि सरकार इस पे सोच विचार कर रही है कि मिनिमम जो एज है मैरिज की वो 21 साल हो जाएगी लड़कियों के लिए भी, है ना। लेकिन वो सोच विचार होता रह गया। इसके लिए एक बिल भी आया था लेकिन वो लैप्स कर गया। ठीक है, तो ये कहानी क्या है, इस कहानी को ज़रा समझते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम इसके ऊपर ना हवा में आंसर ना लिख सकते हैं, ना इंटरव्यू रूम में बोल सकते हैं। तो अगर हम बात करें मिनिमम लीगल मैरिज एज की, किसके लिए? फॉर गर्ल्स, बिकॉज गर्ल्स आर विक्टिमाइज्ड व्हेन इट कम्स टू मैरिज, इसलिए यहां पर सिर्फ बात गर्ल्स की होती है। तो याद रखना, इट इज 18 ईयर्स ऑफ एज। अच्छा, इसको 18 साल जो है सेट कौन करता है? किसने सेट कर रखा है ये 18 साल? सरकार ने कर रखा होगा ना, बताओ हाँ या ना। अब सरकार ने कर रखा होगा तो डेफिनेटली इसके ऊपर पास में कोई ना कोई एक्ट भी आया होगा, है ना। तो वो जो लॉ था, हमारे देश में दो लीगल फ्रेमवर्क्स हैं। देयर आर टू लीगल फ्रेमवर्क्स जो कि ये सेट करते हैं डेट सेट 18 ईयर्स एज अ एज, एज अ, मेरे को इसको बोलना चाहिए लीगल मैरिज एज। 18 ईयर्स को वो सेट करते हैं। दो प्रोविजंस ऐसे हैं, वैसे तो और भी हैं लेकिन दो ये प्रोमिनेंट हैं जो जिसके नाम मैं अभी आपको बताऊंगा, कि 18 साल को सेट करते हैं वो एज अ लीगल मैरिज एज। किसके लिए? फॉर गर्ल्स। और उन दोनों के नाम क्या हैं? वो दोनों ऐसे कौन से एक्ट हैं, क्या चीज है? तो देखो दोस्तों, एक का नाम है पीसीएमए, एक का नाम है पीसीएमए 2006। और पीसीएमए की फुल फॉर्म है, पीसीएमए की फुल फॉर्म है प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। और दूसरे का नाम है, वैसे तीन है एक्चुअली टोटल, मैं यहां पर एक एक करके लिख देता हूं साइड में ना, थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा आपके लिए। जो नंबर 1 है दैट इज पीसीएमए, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, यानी कि हम यहाँ पर कुछ लीगल फ्रेमवर्क्स की बात कर रहे हैं। और एक्चुअली मुझे इसको दो नहीं बताना चाहिए आपको, ये हैं टोटल में तीन है। ठीक है, तीन लीगल फ्रेमवर्क्स हैं जो कि सेट करते हैं 18 साल को एज लीगल मैरिज एज, ऑब्वियसली फॉर गर्ल्स। ठीक है, तो पहला हमने पढ़ा पीसीएमए, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। यहां पर कुछ बातें और बता देता हूं मैं आपको।
यहां पर दोस्तों इस एक्ट के अकॉर्डिंग, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग, पीसीएमए एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग, चाइल्ड वर्ड को डिफाइन करा जाता है कि चाइल्ड वर्ड यहां पर यूज हो रहा है ऐसी फीमेल के लिए हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 years of age, 18 years of age। और यहां पर मेल को बोला जाता है चाइल्ड अगर उसने कंप्लीट नहीं कर रखी है। मेल, इफ अ मेल हैजंट कंप्लीटेड कितनी एज, 21 ईयर्स ऑफ एज। तो याद रखना, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, फीमेल को चाइल्ड माना जाएगा एक अलग पैरामीटर के बेसिस पर, और मेल को चाइल्ड माना जाएगा एक अलग पैरामीटर के बेसिस पर। फीमेल के लिए दैट नंबर इज 18 years of age। फीमेल के लिए दैट नंबर इज रिगार्डेड एज 18 years of age, और मेल के लिए दैट नंबर इज रिगार्डेड एज 21 years of age। ठीक है, अगर इससे नीचे है फीमेल के नंबर और मेल के एज नंबर, तो उनको माना जाएगा कि वो बच्चे हैं, तो वो नाबालिग हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग। जैसा यूनिवर्सल क्राइटेरिया होता है 18 साल का, यहां पर 18 साल मर्द और औरत की परिभाषा में बदलता हुआ दिख रहा है, ये आप साफ देख सकते हो। उसके बाद इस एक्ट ने क्या बोला, पीसीएमए ने, कि फीमेल को चाइल्ड तब माना जाएगा जिसकी उम्र 18 साल नहीं हुई है, मेल को चाइल्ड तब माना जाएगा जिसकी उम्र 18 साल नहीं हुई है। ठीक है, अब मैरिज के लिए दो एक्ट हैं जहां पर एज सेट करी जाती है कि ब्राइड्स की जो एज है और जो ग्रूम्स हैं, ब्राइड मतलब होती है दुल्हन, ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। ब्राइड की जो एज है वो होनी चाहिए 18 साल, और दूल्हे की उम्र होनी चाहिए 21 साल। इस चीज को सेट करने के लिए हमारे देश में दो एक्ट और आए, और ये एक्ट मतलब काफी पहले आ चुके थे, ये तो फिर भी लेटेस्ट वाला है पीसीएमए वाला, ये आजादी के बाद आए थे। एक का नाम है, इसका नाम तो आप जानते ही होंगे, हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि आया था साल 1955 में, 1955 में। और एक एक्ट है स्पेशल मैरिज एक्ट, ये हिंदू मैरिज एक्ट के एक साल पहले ही आ गया था, 1954 में। यानी कि याद रखना, मैंने आपको क्राइटेरिया पहले ही बता दिया है, चाहे आप बात करो हिंदू मैरिज एक्ट की या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट की, स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 की आप बात कर लो या हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की बात कर लो, इन दोनों ही एक्ट्स में ये चीज बोली गई थी कि दुल्हन की जो आयु है दुल्हन बनने के लिए वो 18 साल होनी चाहिए, और दूल्हे की जो आयु है दूल्हा बनने के लिए वो 21 साल होनी चाहिए। और यहां पर बस क्या थोड़ी सी टोन चेंज हो जाती है, मैंने आपको एग्जैक्ट जो वर्ड्स इस एक्ट में लिखे हुए हैं वही बताए हैं। मतलब मैं चाहता तो एकदम से आपको ये तीनों एक्ट्स को लिस्ट करके बता सकता था कि लड़कियों को यहाँ पर माना जाता है नाबालिग अगर उनकी उम्र 18 साल से नीचे है, और लड़कों को नाबालिग माना जाएगा कि शादी की आयु उनकी नहीं होगी अगर उनकी उम्र 21 साल से नीचे। लेकिन एक्ट के अंदर जो टर्म्स को यूज करा गया है सबके अंदर अलग अलग करा गया है। पीसीएमए के अंदर ये बोला गया है एक लड़की को चाइल्ड कब माना जाएगा, एक लड़के को चाइल्ड कब माना जाएगा, वहां पर ब्राइड और ग्रूम वर्ड यूज नहीं हो रखे हैं। ठीक है, ये बोल रखा है कि बच्चे की शादी नहीं हो सकती
एक अगर उसका एज पैरामीटर एक पर्टिकुलर एज से कम है, तो अब यहां पर सवाल ये उठता है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग, पीसीएमए के अकॉर्डिंग, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, चाइल्ड किसको कंसिडर करा जा रहा है? तो वो अलग अलग है। फीमेल को चाइल्ड माना जा रहा है अगर उसकी उम्र 18 साल से कम है, मेल को चाइल्ड तब माना जा रहा है अगर उसकी उम्र 21 साल से कम है। और वहीं पर जो हिंदू मैरिज एक्ट आए थे और स्पेशल मैरिज एक्ट आए थे 1954 और 1955 में, वो कहते हैं कि ब्राइड्स की आयु जो होनी चाहिए शादी करने के लिए, फीमेल की जो आयु होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए, मेल्स की जो होनी चाहिए दूल्हा बनने के लिए ग्रूम्स की, वो 21 साल होनी चाहिए। सिंपल। क्लियर हुआ? हाँ, दोनों एक्ट में सेम ही चीज बोली गई है, यही मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैंने पहले ही ऊपर रूल लिख दिया था कि दोनों एक्ट में सेम बातें हैं। बस इसके लिए दो एक्ट आए थे, एक आया था 1954 में जिसका नाम है स्पेशल मैरिज एक्ट, फिर अगले साल आता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ये वो अलग है, जो इस्लामिक प्रोविजंस हैं और वो हैं, वो अलग है। लेकिन ये, हाँ लेकिन नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना, आगे चलकर देखो क्या हुआ, मतलब मैंने अभी वो वाली बात बताई नहीं लेक्चर में। ये क्या हुआ, ये ना हिंदू मैरिजेस के लिए था ये वाला स्पेशल मैरिज एक्ट भी और हिंदू मैरिज एक्ट भी, मतलब ये धर्म के बेसिस पर आया। लेकिन फिर सरकार को आगे चलकर ये फील हुआ यार अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून होते हैं खुद के, जैसे इस्लामिक लॉ हो गया है ना, या क्रिश्चियन लॉ हो गया, वो लोग अपने खुद के मतलब रिलीजियस बुक के बेसिस पर रूल्स वगैरह बनाकर फॉलो करते हैं। तो फिर एक 2006 में कॉमन आया एक लॉ सबके लिए, और इसका नाम देख रहे हो यहाँ पर, कोई देखो हिंदू विंदू या क्रिश्चियन और ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, कि बच्चे की शादी नहीं हो सकती। तो बच्चा कौन है इस पीसीएमए एक्ट के अकॉर्डिंग? बच्चा एक ऐसी लड़की है, बच्ची एक ऐसी लड़की है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, और बच्चा एक ऐसा लड़का है जिसकी उम्र 21 साल से कम है। तो अगर किसी लड़की की उम्र 18 साल से कम है, लड़के की उम्र 21 साल से कम है, तो शादी नहीं हो सकती उनकी। अब यहां पर क्या है कि आप एक डिस्टॉर्शन देख रहे हो, कि डिस्टॉर्शन किसमें? ये जितनी भी हमने बातें करी, यहां पर जो मेल्स हैं उनकी उम्र तो 21 साल है, लेकिन लड़कियों की 18 साल है। तो पैरिटी तो तब होगी जब हम लड़की की भी मिनिमम जो एज है शादी करने की उसको भी उठाकर 18 से 21 करते हैं, राइट? अब इसके लिए दोस्तों, इसके लिए एक बिल आया था, इसके लिए एक बिल आया था, और उस बिल का नाम था, उस बिल का नाम था प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। देखो बिल ये है ना, अभी हमने पढ़ा यहां पर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, सेम नाम है, बस अगर हमें किसी बिल के अंदर कोई चीजों को चेंज करना होता है, हम क्या वर्ड यूज करते हैं लक्ष्मीकांत के अंदर, आप क्या सुनते हो? अमेंडमेंट। चेंज को क्या कहते हैं? अमेंडमेंट। तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, एक वर्ड बस ऐड हुआ था इसके अंदर, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट। और क्योंकि ये एक्ट तो है नहीं, ये तो प्रपोजल है, तो प्रपोजल के लिए वर्ड यूज होता है बिल। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल। मैंने अमेंडमेंट बिल को ब्लैक कलर से इसलिए लिख रखा ताकि आप इसको इससे डिफरेंशिएट कर सको कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट तो था, यहां पर हमने एक्ट वर्ड को चेंज करके बिल से रिप्लेस कर दिया, और अमेंडमेंट वर्ड मैंने बीच में इसलिए डाल रखा है बिकॉज ये एक मतलब सरकार ने इसलिए डाल रखा है, या हम लोग पॉलिटी की भाषा में अमेंडमेंट को इसलिए लिखते हैं जब हमें सेम एक्ट के अंदर, कोई नया एक्ट नहीं बना था, सेम एक्ट के अंदर बस हमें क्या करना था, एक चीज चेंज करनी थी कि महिलाओं की भी शादी की जो उम्र है वो 18 साल से बढ़कर 21 साल हो जाएगी। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कब आया था ये वाला बिल? ये वाला बिल आया था साल 2021 में, जब कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी। ठीक है, अब इसको इंट्रोड्यूस करा गया था। देखो आप मुझे बताओ, लक्ष्मीकांत आप पढ़ते हो ना, तो आप मुझे बताओ एक बिल एक्ट कब बनता है? इंडियन पॉलिटी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, बिल एक एक्ट कब बनता है? जब वो एक हाउस से 2/3 मेजोरिटी से पास हो, दूसरे हाउस से 2/3 मेजोरिटी से पास हो, और उसके बाद उस बिल के ऊपर किसके हस्ताक्षर हो, किसके सिग्नेचर हो? राष्ट्रपति के, प्रेसिडेंट की, राइट? ऐसे ही बनता है कोई भी बिल एक्ट। तो यहां पर क्या हुआ, ये बिल इंट्रोड्यूस तो करा गया, ठीक है, ये बिल इंट्रोड्यूस तो करा गया,
और इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के बाद सरकार ने यहाँ पर लोकसभा के अंदर अपना एम भी बताया। सरकार ने बोला कि हम जो हैं मिनिमम एज जो होती है, मिनिमम एज जो होती है मैरिज की, ठीक है, और किसके लिए, फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, उसको हम क्या करना चाह रहे हैं, उसको हम रेस करना चाह रहे हैं, उसको हम बढ़ाना चाह रहे हैं टू 21 ईयर्स, 21 साल करना चाह रहे हैं, ठीक है। ताकि सरकार ने ये भी बताया ऐसा हम क्यों करना चाह रहे हैं, वाई, ताकि हम ये जो एज नंबर्स हैं मेल और फीमेल के बीच में, इसके अंदर एक लड़कियों की भी उम्र को बढ़ाकर हम उनकी एज के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी प्रिंसिपल ला सकें। दे शुड हैव यूनिफॉर्मिटी विद मेन, ठीक है। लेकिन इस बिल के साथ हुआ क्या, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या निकला, ठीक है, इसका रिजल्ट ये निकला, दिस बिल लैप्स्ड, दिस बिल लैप्स्ड when the 17th Lok Sabha, when the 17th Lok Sabha was dissolved, when the 17th Lok Sabha was dissolved in 2024, 2024। तो अब इससे हम क्या सार निकालें, क्या समझ में आता है इससे? हमें समझ में आता है कि सरकार आगे चलकर हो सकता है कि बढ़ा दे एज नंबर को महिलाओं के लिए, 18 साल से 21 साल कर दे, लेकिन अभी जो करंट स्टेटस है, अभी जो करंट लॉ है वो तो 2006 वाला चल रहा है। ये जो अगर अमेंडमेंट आ जाता तो एक नया लॉ आ जाता, लेकिन अभी हमारे देश में यही लॉ चल रहा है। ये सब बातें दोस्तों देखो, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये सब देखो यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, लेकिन ये सब जानना कि मिनिमम एज कितनी औरतों की। अब देखो अगर आपको इसमें भी कन्फ्यूजन है, जैसे आकांक्षा भी, आप मतलब विद नो डिसरिस्पेक्ट टू यू आकांक्षा, हर किसी के लिए नया होता है, ऑब्वियसली बात है, मैं भी ये कंटेंट को अपने मन से बनाकर थोड़ी ना बोल रहा हूँ, ये सब मैंने गूगल पर निकाला हुआ है, बगल में मेरे कॉपी रख रखी है, उसके अंदर मैंने लिख रखा है, वहीं से तो देख देख कर ये सारी चीज़ मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो ऑब्वियसली बात है, मैं कोई सर्वज्ञानी तो हूँ नहीं, कोई भी नहीं हो सकता है, तो मैंने भी तो इसके ऊपर सर्च करा, तो मुझे भी नया पता लगा। मैं भी 21 साल ही सोचकर बैठ रहा था, मतलब पर्सनली अगर दोस्तों मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मुझे भी ये लग रहा था कि 21 साल सरकार ने कर दिया है, क्योंकि 1.5-2 साल के अंदर मैंने अभी बहुत कुछ सुना था न्यूज़ में इधर उधर, जब घर वाले खाना खा रहे होते थे, पापा टीवी देख रहे होते थे, तो घूमते फिरते सुनने को मिलता था कि लड़कियों की जो एज है शादी की वो 21 साल कर दी गई है। कहीं कहीं मतलब घर पे तो ये भी वाली बात मेरे चली थी कि कर दी गई है, मुझे ऐसा याद है, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि मेरे को एक बार रिसर्च करके देख लेनी चाहिए बच्चों को बताने से पहले। तो मुझे पता लगा सरकार करने लगी थी, लेकिन क्योंकि वो बिल ही पास नहीं हो पाया, लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो नहीं बन पाया वो अमेंडमेंट एक्ट। नया कल को आ जाएगा तब हम मान लेंगे कि हाँ 21 साल हो गया, लेकिन अभी हमारे देश में पीसीए में 2006 ही वैलिड एक्ट माना जा रहा है, जिसमें फीमेल्स की जो मैरिज एज है वो 18 साल होनी चाहिए, लड़कों की 21 साल होनी चाहिए। वरना अगर 18 साल से कम है कोई लड़की किसी एज में और उसकी शादी कराने की बात चल रही है, तो वो नाबालिग कंसिडर करी जाएगी, और लड़का अगर 21 साल से कम है तो वो नाबालिग माना जाएगा, और ये फिर गैर कानूनी होगा, क्योंकि कानून में लड़कियों की 18 बोल रखी है और लड़कों की 21 बोल रखी है। तो अभी क्या करंट लॉ को हमें मानना पड़ेगा। करंट लॉ ये कहता है कि 18 इज द एज, मैरिज एज फॉर गर्ल्स, एंड 21 इज द मैरिज एज फॉर बॉयज। ठीक है, एक बिल तो आया था इसको बढ़ाने के लिए 21 साल के लिए, लेकिन अभी जो है 18 साल ही यही फोर्स में चल रहा है। अभी हमें ये 18 साल वाली बात को ही गर्ल्स के लिए ये 18 साल वाली बात को ही ठीक मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी कानून ही वही है, जो चल रहा था वही चल रहा है। अच्छा दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि चलो ठीक है, ये वाले नंबर कानून के अकॉर्डिंग पीसीए में 2006 के अकॉर्डिंग हम मान रहे हैं, अगर किसी ने अगर इनके नीचे अगर शादी करा दी तो लड़कियों की, अगर गांव में आप कह रहे हो जैसे कि गांव में और जल्दी हो जाती है, हमने देखा है कि 16-17 में करवा देते हैं, लड़कों की भी 18-19 वगैरह में हो जाती है, तो वो जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही हैं ना,
वो गैर कानूनी रूप से हो रही हैं। ठीक है, अगर किसी ने कंप्लेंट कर दी आपकी या आपके मम्मी पापा की, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और ऐसा नहीं कि शादी के टाइम पे ही करी, बाद में भी अगर ये हो गया ना, प्रूव हो गया कि कितनी एज के थे जिस साल शादी हुई थी, या शादी की किसी ने फ़ोटो दिखा दी, या आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग शादी की है वो दिखा दी, तो आप आ जाओगे बहुत बड़ी दिक्कत में, बहुत बड़ी मुसीबत में। और शादीशुदा ज़िंदगी तो आपकी तबाह होगी ही होगी, उसके साथ साथ मम्मी पापा के साथ जो होगा वो तो फिर नेक्स्ट लेवल ही होगा काम। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमने इसको ब्रीच करा तो ये क्या माना जाता है कानून की नज़रों में। तो मैरिजेस बिलो दिस एज जो कि निर्धारित करी गई है, मैरिजेस बिलो दिस एज, दे आर कंसिडर्ड एज child marriages. They are considered as child marriages. ठीक है, और यहाँ पर इसके साथ ही एक तो इसको चाइल्ड मैरिज माना गया, तो सिर्फ यही मतलब आपके ऊपर ये आरोप लग करके आपने चाइल्ड मैरिज करवाई है, आपने बाल विवाह करवाया है, सिर्फ ये आरोप, एक तो आपके ऊपर ये आरोप लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो एडल्ट्स होंगे, लड़के और लड़कियों के जो घर वाले होंगे, ठीक है, एडल्ट्स विल बी इम्पोज्ड विद पेनल्टीज। और वो पेनल्टीज फीस की फॉर्म में, सॉरी फीस नहीं कहते हैं हम उसको कहते हैं फाइन। वो पेनल्टीज फाइन्स के अलावा जेल टर्म भी, इम्प्रिजनमेंट, उसको भी इनवाइट करेगी। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा सिलसिला इसका मिनिमम एज फॉर मैरिज का। अब इस चीज़ को कभी मत भूलना। अब हाँ, इसके आगे अगर ये 21 साल बढ़ जाता है, लड़कियों वगैरह का हो जाता है, तो फिर वो आपको अपडेट करना पड़ेगा एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर। जिस भी साल आप अटेम्प्ट वगैरह दे रहे हैं तो उस पर ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी के लिए जितना, जब आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं कंटेम्प्रेरी 2025 के दिसंबर महीने तक, तब तक तो यही हालात है। अभी फ्यूचर में चेंज हो जाए तो वो कह नहीं सकते। ठीक है, तो डेटा ये शो करता है, हम पढ़ रहे थे कि मेजॉरिटी ऑफ वुमेन इन इंडिया दे आर मैरिड आफ्टर द एज ऑफ 21 ईयर्स। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर कंसर्न है माइनॉरिटी के लिए, इसलिए हम यहाँ पर कानून की बात करते हैं। ठीक है, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एडिशन 4, उसने ये फाउंड करा था अपने सर्वे के अंदर डैट अबाउट 26.8% जो महिलाएं हैं, ठीक है, राउंड फिगर में हम इसको 27% मान लेते हैं कि 27 जो महिलाएं हैं आउट ऑफ टोटल 100%, जिनकी एज ग्रुप है 20 से 24, ठीक है, दे वर मैरिड बिफोर एडल्टहुड, 18 साल से पहले उनकी शादी हो गई थी। अब यानी कि डेटा तो हमें ये बोल रहा था कि मेजॉरिटी ऑफ द विमेन जो है उनकी शादी 21 साल के बाद होती है। चलो ठीक है, मेजॉरिटी का मतलब होता है मोर देन 50%। लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS एडिशन 4 का सर्वे ये देखता है, उसने कैलकुलेट करा था, उसने ये आंकड़े हमारे सामने पेश करे थे कि यहाँ पर हमारे देश के अंदर 27% के आसपास, लगभग 27% के आसपास औरतें जो हैं, जो अभी करेंटली 20 से 24 साल की हैं, 20 से 24 साल की हैं, उनकी शादी जो है वो तब हो गई थी जब वो 18 साल की भी नहीं हुई थी। मतलब जब इस सर्वे ने उन औरतों को, मतलब जब इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने जब उन औरतों को सर्वे करा तो वो 20 से 24 साल की थी। लेकिन उन्होंने ये खुलासा करा, इस सर्वे ने ये पाया कि अभी अभी रिसेंटली मैरिज नहीं हुई है उनकी, 18 साल की जब वो हो गई उसके बाद नहीं हुई है कि अभी ये 20 से 24 की हो गई हैं, जो शादी को हुए इनके 6 महीने हो रखे होंगे, या 24 वाली जो है जो 4 साल पहले हो गई होगी शादी, 2 साल पहले हो गई होगी। 27% औरतों में ये देखा गया कि उनकी शादी हो गई थी, उन्होंने खुलासा करा कि जब वो 18 साल की भी नहीं हुई थी। और 18 साल की भी नहीं हुई थी तो यानी कि वो एडल्ट तो थी नहीं, वो तो चाइल्ड थी बिफोर एडल्टहुड। ठीक है, अब दिक्कत क्या होती है, हम इतना ज़्यादा कंसर्न क्यों हैं कि एक लड़की की शादी 18 साल के बाद ही होनी चाहिए, क्या दिक्कत हो जाएगी इससे?
देखो यहाँ पर बात ना सोशोलॉजिकल एंगल से ज़्यादा बायोलॉजिकल एंगल की है, क्योंकि ऐसा देखा गया है साइंटिस्टों के द्वारा, बायोलॉजिकली ये ऑब्जर्व करा गया है कि जो यंग मदर्स होती हैं, जैसे शादी जितनी जल्दी होगी तो लॉजिकल बात ये है कि उतनी जल्दी वो लड़की प्रेग्नेंट भी होगी और उतनी जल्दी वो मम्मी भी बनेगी, क्योंकि फिर इन लॉज की अपेक्षाएं जुड़ेंगी या फिर हस्बैंड प्रेशराइज करेगा और लड़की के घर वाले खुद भी बोलेंगे कि बच्चा पैदा तो फ्यूचर में करना ही है तो अभी कर लो। और फिर लॉजिक ये दिया जाता है कि अब शादी तो हो गई है और जवानी में जो बच्चे हैं तो तुम कंसीव ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लोगी, बाद में फिर दिक्कतें आएंगी। आजकल हर एक 10 में से 8 महिलाओं को पीसीओडी पीसीओएस की दिक्कत होती है, ज़्यादातर महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, कंसीव नहीं हो पाता उनके, फिर उनको आईवीएफ करवाना पड़ता है, इलाज करवाना पड़ता है। आजकल तुम इतना कुछ देख ही रही हो। इस प्रकार की बातों से इतना ज़्यादा उसके ऊपर घुटन बना दी जाती है कि ठीक है, शी डिसाइड्स के पहला बच्चा तो पहला बेबी तो कर ही लेते हैं, ठीक है। तो अब वो बन गई यंग मदर, यंग एज में मदर बन गई, इसलिए उसको एक टर्म से डिनोट करा जा रहा है यंग मदर। तो यंग मदर जो है बायोलॉजिकली ऐसा देखा गया साइंटिस्टों के द्वारा, ऐसा ऑब्जर्व करा गया, ऐसा रिसर्च स्टडीज कहती है डैट उनको एनीमिया की दिक्कत हो सकती है, वो एनीमिया की शिकार हो सकती हैं। और अब आप एनीमिया के बारे में पूरा के पूरा रामायण और महाभारत जानते हो कि एनीमिया शब्द, ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में आप सारी चीज़ें जानते हो, है ना, कि खून की कमी। उसके बाद एक चीज़ और देखी जाती है कि यंग एज में 18 साल से पहले शादी करवाने का कारण क्या रहता है, क्यों हो जाती है। मतलब कुछ परिवार हमारे देश में मेजोरिटी परिवारों के अंदर लड़की जब 21 साल को पार कर गई है तभी शादी हो रही है, विच इज़ गुड, ऐसे ही होना चाहिए, कानून भी हमारा यही अपेक्षा करता है। लेकिन ये जितनी शादी 18 साल से कम की हुई है लड़कियों की, वो तो गैर कानूनी हुआ। तो लेकिन घर परिवार वालों ने क्यों करवा दी इतनी जल्दी में शादी, बाकियों ने क्यों नहीं करवाई। तो जिन्होंने करवा दी हम उसका कारण जान रहे हैं यहाँ पर दूसरे पॉइंट के अंदर। देखो ऐसा देखा गया है कि गरीबी जो है वो एक प्रमुख कारण है, ठीक है। जो गरीब परिवार होते हैं वो ये सोचते हैं कि यार जहां मौका लग रहा है, जैसे गरीब परिवार क्या सोचेगा, गरीब परिवार के अंदर एक लड़की के माता पिता क्या सोचेंगे अगर उनको कुछ ऐसा मौका लगा कि जहां उनको दहेज नहीं देना पड़ रहा है, जहां परिवार अच्छा मिल रहा है, तो वो फिर ये सोचते हैं कि गरीबी जो है वो तो हमारा पीछा छोड़ेगी नहीं। अब कल को जो हमारे पास बचा कुचा रख रखा है, अभी इसकी शादी हो जा रही है, कल को अगर शादी नहीं हुई हमारी गरीबी जो है वो तो कंटिन्यू रहेगी रहेगी। दहेज हम जितना आगे चलकर लोग जो है, जैसे दहेज का भी ना इन्फ्लेशन होता है, दहेज का भी इन्फ्लेशन होता है। जैसे इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि जो आप अभी आज से 10 साल पहले जहाँ पर छोले भटूरे खाते थे, छोले कुलचे खाते थे, गोलगप्पे खाते थे, अब उन सब के रेट बढ़ गए हैं। ऐसी दहेज का भी रेट बढ़ जाता है। अब आप कहोगे सर आप दहेज का एंगल क्यों ला रहे हो, क्योंकि दोस्तों दहेज का एंगल ना किताबों में भले ही हट गया हो या किताबों में भले वो गैर कानूनी हो, लेकिन दहेज आज भी एक प्रोमिनेंट फैक्टर है। चाहे कितना भी पढ़ा लिखा परिवार हो, कितना भी शहरी परिवार हो, कितने भी आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात कर लो, बिहाइंड द कर्टेन, बिहाइंड द पिक्चर सब कुछ चलता है। 95% प्लस अगर मैं आंकड़े बोलूँ तो आज भी दहेज चलता है। 95% से ज़्यादा शादियों में दहेज की बात होती है, ठीक है। पॉवर्टी, गरीबी में गरीब परिवार के अंदर माता पिता ये देखते हैं कि जैसे तैसे अगर बेटे की शादी हो रही है और अर्ली रिश्ता आ गया है और अभी इसकी शादी हो सकती है, कल को दहेज वगैरह का अगर रेट बढ़ गया, अगर उसका इन्फ्लेशन बढ़ गया कि आज अगर रेट चल रहा है 2.5-3 लाख रुपए गांव के अंदर, या ऐसे घर परिवार से मतलब जो है लड़के वाले मान गए हैं लेने के लिए कि चलो लड़की के माता पिता इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, हम ले लेते हैं, तो फिर इनके बीच में सलाह मशवरा ये होगा कि लड़की भले ही अभी नाबालिग है, 15 साल की है, 16 साल की है, 14 साल की है, 18 से कम की है, तो उसकी शादी करके रफा दफा कर दो। अभी मामला आगे चलकर पता नहीं शादी हो या ना हो। गरीबी एक प्रमुख कारण है। दूसरा है लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। अब यहां पर घर परिवार वालों को या घर परिवार वाले शिक्षित नहीं है, ठीक है, तो वो शिक्षित नहीं है तो वो अवेयर भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ों से अवगत भी नहीं हो रखे हैं। और इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट मतलब घर परिवार के अंदर माहौल ऐसा है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाएगा या फिर जॉब नहीं करने दी जाएगी, या घर परिवार के अंदर कभी किसी ने करी नहीं है। कुछ लोग ना अपने ट्रेंड का रीज़न देते हैं कि हमारे यहाँ तो शादी ऐसे हो जाती है
तुम्हारी दादी की भी इतनी एज में हो गई थी, मम्मी की भी इतनी एज में हो गई थी, तुम्हारी भी इतनी एज में करवा दी जाएगी। तो वो घर परिवार के लोग ट्रेंड के कंधे पे रख के एक बंदूक चलाते हैं शादी करवाने के लिए। तो लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन और इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स के ज़्यादा घर परिवार के अंदर औरतों को उन्नति करने ही नहीं दी जाती है। तो जब उन्नति नहीं करने दी जाती है, उन्नति इन द सेंस के पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, स्कूल कॉलेजेस नहीं भेजा जा रहा है, और जॉब तो छोड़ ही दो, भूल ही जाओ, तो और या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल ही नहीं है कहीं। जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि कई घर परिवार वाले ना बड़े अच्छे पापा मम्मी होते हैं, वो दोगलापन बहुत अच्छा खेलते हैं अपनी बेटियों के साथ कि बेटा तू पढ़ ले, जितना पढ़ना है पढ़ ले, डिग्री जितनी जोड़नी है जोड़ ले, जॉब नहीं करने देंगे लेकिन बेटा हम आपको। तो वो लड़की पूछती पापा क्यों? बेटा बाहर का माहौल ख़राब है ना, आप समझते नहीं हो, पैसे चाहिए आप मुझसे मांगो, आप पढ़ते रहो, डिग्री इकट्ठी कर लो, डिग्री का कंपाइलेशन बना लो जैसे आपके यूपीएससी के नोट्स होते हैं, लेकिन बेटा जॉब नहीं करनी, घर से बाहर नहीं निकलना है, बाहर बहुत ख़राब है, और अभी आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते नहीं हो, तो फिर क्यों पढ़ा रहे हो उसको? पैदा हुई थी या तो उसको फेंक देते, या जला देते, या काट के खा जाते, या फिर तभी शादी कर देते। वो एक तरीके से माता पिता प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली है तो उनके लिए बोझ ही ना। डर का दिलासा देना क्या होता है? और आपको एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको ये डर वाली बात ये लगती है ना, ऑन रिकॉर्ड दोस्तों, ये वाली बात मैं आपसे कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, एनसीआरबी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, आपको पता है इस देश में ज्यादातर रेप और हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट किसके साथ होती है? लड़कों के साथ। ये चीज सुनकर शायद से आपका दिमाग हिल जाए, कभी सर्च करना इसके बारे में गूगल पे जाकर, रिपोर्ट्स पढ़ना ओरिजिनल एनसीआरबी की, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट्स हैं वो हमें ये बताती हैं, जो कि हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा ब्यूरो है जो कि क्राइम रिपोर्ट्स और इन सबको कंपाइल करके हम तक पहुंचाता है। हर साल उसकी रिपोर्ट्स पब्लिश होती है, एनुअली होती है, या फिर शायद 6 महीने में एक बार होती है, प्रॉपर नहीं पता मुझे, लेकिन उसमें ये खुलासा करा जाता है कि ज़्यादातर इस देश में जो रेप होते हैं, जो हैरेसमेंट्स होती है, वो लड़कों की होती है, लड़कियों की नहीं होती है। आप कहोगे सर ये तो आप अलग ही बात बता रहे हो, ऐसा तो कभी कुछ सुना ही नहीं। वो सुनोगे भी नहीं, इसलिए नहीं सुनोगे बिकॉज मेल का, बॉयज का जो रेप होता है डैट गोज अनरिपोर्टेड। एक लड़का घर आके कैसे बताएगा यार मुझे किसी ने छेड़ दिया या मेरा किसी ने रेप कर लिया? क्योंकि लड़के अपनी छवि ऐसे पोर्ट्रे करते हैं ना, दे आर मेंटली टफ, दे आर फिजिकली स्ट्रांग, हम रोते नहीं हैं, हम इमोशनली हार्म नहीं होते हैं। लेकिन इस देश में ऐसे दरिंदे भी हैं जो आपको अगर लगता है कि सिर्फ लड़कियों के शरीर के पीछे पड़े हैं, ऐसा नहीं है, लड़कियों से ज्यादा लड़कों के शरीर के पीछे पड़े रहते हैं। तो दोस्तों आप में से जितनी मर जाती इस चीज़ को सुन रही है, तो आप भी रात को ज़्यादा कृपया ना घूमा करें। दिल्ली जैसी जगह आपके लिए भी सेफ नहीं है, आपके साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो ये दोस्तों दूसरा फैक्टर है। और तीसरा है सिक्योरिटी कंसर्न्स। सिक्योरिटी कंसर्न मतलब कई सारे, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था वो सेम बात यहीं पर है लागू, सिक्योरिटी कंसर्न वाले पॉइंट के अंदर, कि कई सारे घर परिवार के लोग जो हैं वो इस चीज़ का दिलासा देते हैं कि हमने 1-2 लेक्चर पहले भी इसके बारे में बात करी थी कि लड़की अगर जो होगी तो उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, है ना, और कब तक हम इसको संभालें। अब इसकी टाइम आ गया कि शादी करवा देनी चाहिए। और यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न के भी बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, जैसे एक सुंदर होना भी लड़की के लिए भी कभी कभार हमारे देश में श्राप हो जाता है। यहां पर ना फिर सुंदर लड़की के लिए भी बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव बन जाएंगे माँ बाप उसको लेकर कि यार हमारी लड़की बहुत सुंदर है, हम नहीं चाहते कि वो किसी के साथ फंस जाए, किसी के साथ कल को भग जाए, बाहर का माहौल ख़राब है, और ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह इधर उधर कोचिंग वगैरह ये भेजेंगे तो कहीं ना कहीं किसी के साथ पता चला सेट हो जाए, फिर उसके साथ भग ले, शादी कर ले, दूसरे धर्म का लड़का ले आए हमारे पास के पापा मेरी इससे शादी करा दो, तो अभी जो रिश्ता आ रहा है चाहे भले ही 18 की नहीं हुई है, रफा दफा कर दो मामला। ये भी एक मेंटेलिटी है जिसके लिए शादी हो जाती, जिसकी वजह से शादी हो जाती है लड़कियों की 18 साल की आयु से नीचे। तो दीज आर द नोन रीजंस फॉर द अर्ली मैरिज। और ये जितनी भी मैंने आपको बातें बताई, ये दोस्तों बातें रियल हैं, ठीक है,
और आप ये कहीं ना कहीं चीज़ अपने आसपास या अपने साथ होते हुए, आप जिस भी देश के कोने से मेरे को सुन रहे हो, तो एटलीस्ट आपने या तो किसी और के साथ होते हुए देखी होंगी या खुद के साथ होते हुए देखी होंगी। तो विमेन, अच्छा हाँ, अब ये वाला पॉइंट समझना ध्यान से। विमेन इन द पुअरेस्ट 20% ऑफ द पॉपुलेशन, ऐसा देखा गया है कि जो महिलाएं हैं, जो हमारे देश की जो सबसे गरीब 20% जो नीचे की बॉटम साइड की जो आबादी है, जो सबसे गरीब है, जिसमें मान लो आप ये लेडर बना लो, आप अगर ये लेडर देखो तो इसमें अगर हम बात करें रिच सेक्शन की, और सबसे बॉटम लेवल पर अगर हम बात करें पुअर सेक्शंस ऑफ द पीपल की, पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी की, तो पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में और इस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में आपको एक फर्क देखने को मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू औरतें, विद रिस्पेक्ट टू लड़कियां। और वो क्या है? विमेन इन द पुअरेस्ट 20% ऑफ द पॉपुलेशन, विमेन इन द पुअरेस्ट 20% ऑफ द पॉपुलेशन, ये देखा गया है कि दे वर मैरिड मच यंगर देन देयर पीयर्स फ्रॉम द वेल्दीएस्ट 20%। आप ऐसा मान लो ये लेयर है 20% ऑफ द रिच पॉपुलेशन की, ये वाली लेयर है 20% ऑफ द पुअरेस्ट पीपल की। ऐसा देखा गया कि 20% जो पुअरेस्ट पॉपुलेशन है, इन इस लेयर में 20% ऑफ द पुअरेस्ट पॉपुलेशन की लेयर में औरतों की, महिलाओं की शादी जब वो 18 साल की भी नहीं हुई थी, उससे कम की आयु में करवा दी गई थी। और सेम उम्र की लड़कियां जो 18 की थी, लेकिन वो टॉप 20 नहीं, सॉरी, वेल्दियस्ट 20% ऑफ द पॉपुलेशन का पार्ट थी। उनके घर वाले अमीर हैं काफ़ी ज़्यादा, रिच फैमिली से वो आती है। तो उनकी शादी, मतलब दोनों ये सेम एज ग्रुप की लड़की हैं, 18 की ये, 18 की वो है, 17 की अगर ये लड़की है तो 17 की ही ये है, 16 की ये लड़की है तो 16 की है। यहाँ पर एज फैक्टर सेम है, लेकिन जो डिफरेंस है वो है यहाँ पर पैसों में, रिचनेस में या पुअरनेस में। तो ये देखा गया कि रिच फैमिलीज की लड़कियों की जो शादी है, सेम एज ग्रुप की हैं वो लड़कियां, लेकिन उनकी नहीं हुई है इतनी जल्दी, 18 के बाद ही हुई है। लेकिन पुअरेस्ट 20% ऑफ द पॉपुलेशन में जो लड़कियां हैं, दे वर मैरिड मच यंगर देन देयर पीयर्स फ्रॉम द वेल्दीएस्ट 20%। ठीक है, कि उनकी शादी पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से जो बिलोंग करती है, उनकी शादी जल्दी हो गई एज कंपेयर टू सेम एज ग्रुप की जो महिलाएं हैं जो कि रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का पार्ट है, उनकी लेट हुई है। अब ये चीज हमें क्यों प्रिवेंट करनी चाहिए कि लड़कियों की शादी, बच्चियों की शादी जल्दी ना करवाई जाए, 18 साल से पहले तो बिल्कुल भी ना करवाई जाए, बल्कि 21 साल के बाद ही करवाई जाए। तो अगर आप अर्ली एज मैरिज को प्रिवेंट करते हो तो इट कैन रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो, इसमें मदद करेगा। ठीक है, ऐसा देखा जाता है, क्योंकि विमेन की बॉडी स्ट्रांग रहेगी। जैसा कि अभी आकांक्षा ने हमें एक वर्ड दिया था कि बॉडीली अवेयर हो जाएंगी, वो बॉडी अवेयरनेस उनके अंदर ज़्यादा आ जाएगी। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है, इससे भी वो बच सकेंगी, बच्चे को जन्म देते वक्त वो टपकेंगी नहीं और बच्चा भी नहीं टपकेगा। प्रेजेंटली मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इज 145 फॉर एवरी 1 लाख चाइल्ड बॉर्न। और मैंने आपको बताया था, आप हमेशा 1000 वाले आंकड़े याद रखा करो और लेटेस्ट आंकड़े याद रखना। ठीक है, और इंडिया के अंदर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ये वाली जो हम बात कर रहे थे 145 फॉर एवरी 1 लाख, डेट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी आप इसको कह सकते हो। और वहीं पर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो जिसको आप कहो, दैट इज 30 फॉर एवरी 1000 चिल्ड्रन। हर 1000 में से 30 बच्चे 1 साल की आयु कंप्लीट करने से पहले मर जाते हैं। और वहीं पर हर 1 लाख में से बच्चों को जन्म देते वक्त 145 माएँ जो हैं वो मर जाती हैं। और ये इंडिकेटर्स जो हैं, ये इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा हाई है, और सिर्फ हाई नहीं है, इंडिया के अंदर हाईएस्ट है। तो कंपेयर हम किससे करें कि इंडिया के अंदर हाईएस्ट है, किसके कंपैरिजन में हम ये वाली चीज़ बोल रहे हैं? अमंग्स द ब्रिक्स इकोनॉमीज, अमंग्स द ब्रिक्स कंट्रीज हम ये वाली बात कर रहे हैं कि ब्रिक्स कंट्रीज में जो भी कंट्रीज आती हैं उसके अंदर इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पर ये इंडिकेटर है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट वाला और एक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाला।
अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी बात ना इसके बारे में भी कर लेते हैं, लगे हाथ अगर ये बात हो ही रही है तो ये बॉक्स हमारा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी बात ब्रिक्स के बारे में भी बता देता हूँ, और ये चीज़ ना आपको काफ़ी ज़्यादा मज़े आएंगे। अभी तक जो आप किताब से जानते हो ना उससे ज़्यादा मैं आपको खुलासा करके दूंगा। हो सकता है आपने इसके बारे में पढ़ रखो और नहीं भी पढ़ रखो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रिक्स दोस्तों एक इंटरनेशनल ब्लॉक है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं कहोगे आप इसे, ये एक ब्लॉक है मेजर इकोनॉमीज का। अच्छा, हम इसे ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं लेकिन नहीं कह के ब्लॉक क्यों कह रहे हैं? वैसे दोस्तों ये पॉलिटिकल साइंस के टर्म्स होते हैं, ब्लॉक बोलो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोल लो, कोलिशन ग्रुप बोलो, कुछ भी बोल लो, लेकिन प्रॉपर वर्ड इज ब्लॉक। ब्लॉक ना दोस्तों कंट्रीज से मिलकर बना होता है, जहां पर ना जो नंबर ऑफ कंट्रीज हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ काम करती हैं। आप कहोगे ये तो ऑर्गेनाइजेशन में भी सर ये वाली चीज़ होती है, ये होती है, लेकिन यहाँ पर ब्लॉक वर्ड के अंदर क्या होता है कि कॉपरेशन जो होता है कंट्रीज का एक दूसरे के साथ बहुत सारे एरियाज में वो वर्क करता है। अब आप कहोगे सर ये वाली चीज़ तो ऑर्गेनाइजेशन में भी वर्क करती है, तो यस आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कंट्रीज हैं उसी के नाम पर इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ऑर्गेनाइजेशन तो है ब्रिक्स, एक तरीके से एक ब्लॉक बोल लो, ऑर्गेनाइजेशन बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है जो उसका नाम है वो कंट्रीज के नाम पर है, तो कंट्रीज की कॉपरेशन यहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन, ट्रेड, डेवलपमेंट, ग्लोबल गवर्नेंस। और यहाँ पर किसी भी कंट्री को हम ब्लॉक तब कहते हैं, यहाँ तक समझना। अब मैं आपको एक मेजर पॉइंट बता रहा हूँ, हम उसको ब्लॉक तब कहते हैं जब वो कंट्री, एक कंट्री तो नहीं होती ब्लॉक के अंदर, वैसे भी ग्रुप ऑफ कंट्रीज होती है, जब ग्रुप ऑफ कंट्रीज एक तरीके से एक्ट करती हैं, दे एक्ट अगेंस्ट यूनिपोलर वर्ल्ड स्ट्रक्चर, दे एक्ट अगेंस्ट यूनिपोलर वर्ल्ड स्ट्रक्चर, एंड उनका सपना होता है, टू क्रिएट अ मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर आप उसको कह लो, या वर्ल्ड स्ट्रक्चर आप कह लो। अब ये चीज़ें मयूर और रिया को तो समझ में आ गई होंगी, आकांक्षा थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा कि सर ये क्या टर्म यूज़ कर रहे हो आप बीच में, यूनिपोलर, मल्टीपोलर, क्या होता है ये, है ना? आपने आकांक्षा शायद से नहीं सुना होगा इसके बारे में, सुना है तो बता दो मुझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। नहीं सुना? ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है, जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था ना, ठीक है, ये वाली चीज़ें आपको मेरे उसमें फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस में, कोल्ड वॉर जो मैंने करवा रखी है 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है, 2 बुक्स होती है, वहाँ पर आपको अटमोस्ट डिटेल मैनर में आपको ये समझ में आ जाएगा, लेकिन ये चीज़ समझना ज़रूरी है, ठीक है? शॉर्ट में बताता हूँ लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताता हूँ, बहुत अति का टाइम भी नहीं लगाऊंगा लेकिन कम टाइम में भी नहीं बताऊंगा, आपको उतना बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा हमेशा के लिए। देखो क्या हुआ था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, 9th क्लास की एनसीईआरटी में ये चीज़ आपने सुनी होगी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है फ्रॉम द ईयर 1939 टू 1945। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होते ही जो 2 ग्रुप्स थे, इसके नाम सुने होंगे आपने आकांक्षा, एलीड पावर वर्सेस एक्सेस पावर, है ना? एक्सेस पावर के अंदर थे जर्मनी, इटली, जापान, एलीड के अंदर थे यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब कंट्रीज थी। तो यहाँ पर अब मेन चीज़ ये उठती है कि यहाँ पर 2 कंट्रीज जो साथ में दूसरे विश्व युद्ध में साथ में थी, पहले विश्व युद्ध में साथ में थी, देवर यूएसए एंड यूएसएसआर। अब यूएसए ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे खत्म करा था आकांक्षा? उसने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे, है ना? और उस एटॉमिक बॉम्ब का नाम था, हिरोशिमा नागासाकी पे गिराए थे 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को, और उस बॉम्ब के कोड नेम थे लिटिल बॉय, एक का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे का नाम था फैट मैन। ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने आपको फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस से कवर करवा रखी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जितनी बार सुनो उतनी बार रिवाइज हो जाएगा, सो डैट्स वाई मैं आपको ये वाली चीज़ें बार बार अगेन बताता रहता हूँ। तो यूएसए ने बॉम्ब गिराया हिरोशिमा नागासाकी पर, तो जापान जो है वो कोलैप्स कर गया।
हिट मतलब यहाँ पर 3 पावर थी ना एक्सेस पावर के अंदर, जर्मनी, इटली एंड जापान। जर्मनी की कहानी ऐसे ख़त्म हो गई थी कि हिटलर ने तो अपने आप को गोली मार ली थी। जापान के अंदर हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब गिर गए थे, लेकिन ये इस दिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था। इटली के अंदर एक क्रूअल लीडर था जो कि हिटलर से भी ज़्यादा क्रूअल था, जिसके बारे में किताबें हमें बिल्कुल भी नहीं बताती हैं। उसके रूलर का नाम था बेनिटो मुसोलिनी। इसको जनता ने मार दिया था। ये बहुत ज़्यादा, जैसे आज के टाइम में जैसे नॉर्थ कोरिया के जो मोटू है ना, किम जोंग उन, जैसे ये बहुत अत्याचारी है, वैसे उससे भी ज़्यादा अत्याचारी ये था। जैसे सद्दाम हुसैन इराक का अत्याचारी रूलर था, वैसे ही ये था। तो जनता ने इसको पकड़ पकड़ के बिजली के खंभे से लटका दिया था और इसकी बॉडी को चील कौओं को खिला दिया था। इसका नाम था बेनिटो मुसोलिनी। जर्मनी का जो रूलर था, जो शासक था, ये एडोल्फ हिटलर, इसने अपने आप को गोली मार ली थी। ठीक है, बात आती थी जापान की। तो जापान ने पंगेबाजी करी थी अमेरिका के साथ, वरना अमेरिका कूदता भी नहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर के ऊपर, जहाँ पर उसके शिप्स वगैरह होते थे तैनात, वहाँ पर अटैक कर दिया था। तो यूएसए का ईगो हर्ट हो गया था और वो कुछ दिनों के अंदर वॉर के अंदर एंटर करता है। बल्कि उस टाइम पर अगर अमेरिका नहीं आता तो एलीट पावर्स हार जाते और एक्सेस पावर जीत जाते। लेकिन जापान ने, अमेरिका ने कुछ कहा भी नहीं था जापान से, लेकिन जापान ने मज़े मज़े में उसके पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। और अमेरिका ने रिटेलिएशन में हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब गिरा दिए, और उसके साथ ही ये तीनों कंट्रीज की जो कहानी है यही खत्म हो जाती है। तो एक्सेस पावर जो है वो ध्वस्त हो गया। अब क्या होता है, ये तो अभी तक दोस्त थे यहाँ पर यूएसए और यूएसएसआर, तो इनके बीच में जो है ये भिड़प कैसे हो जाती है, इनके बीच में लड़ाई हो गई। आगे चलकर लड़ाई इस बात की हो गई, यूएसएसआर जो कि आगे चलकर रशिया के नाम से जाना गया, लेकिन अभी के लिए हम उसको यूएसएसआर ही मतलब कहेंगे जब हम ये कहानी जान रहे हैं। तो यूएसएसआर कहता है अमेरिका से कि भाई तूने मुझे बताया नहीं कि तू जापान के ऊपर ये लिटिल बॉय और फैटमैन नाम के एटॉमिक बॉम्ब छोड़ने वाला है। तो अमेरिका कहता है कि यार ये मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे, मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था, ये तो किसी को भी नहीं पता था। लेकिन जब यूएसएसआर को थोड़ा सा शक होता है, यूएसएसआर अपने एंड में पता करता है, तो यूएसएसआर ये आरोप लगाता है अमेरिका के ऊपर, भाई तू मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट से कहता है तू मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है, मैंने पता करा है कि ये जो हमारा ग्रुप था, जो एलीट पावर का जो ग्रुप है यहाँ पर, ये वाली बात ग्रेट ब्रिटेन को भी पता है, फ्रांस को भी पता है, तुम्हें तो पता ही है क्योंकि तुम तो प्लान कर रहे थे, तो मैं भी तो इस ग्रुप का पार्ट हूं, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो यूएसएसआर को ऐसा लगता है कि अमेरिका जो है ना कहीं इनडायरेक्टली से चैलेंज कर रहा है कि भाई मैं इस ग्रुप का बाप हूं, अगर मैं नहीं आता तो तुम सेकंड वर्ल्ड वॉर जीत भी नहीं पाते, तुम सबकी औकात भी नहीं थी। और मैं देखो एटॉमिक बॉम्ब बना रहा था इतने टाइम पर बैठे बैठे, तुम साले सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ते ही रह गए, तुम कुछ भी नहीं बना पाए। तो यूएसएसआर कहता है कि बेटा अगर बात सिर्फ एटॉमिक बॉम्ब बनाने की है ना, तो वो हम भी बना सकते हैं, बस अभी तक तो हमारा दोस्त था इसलिए हम तो, हाँ इसलिए हम तुझ पर रहम कर रहे थे, लेकिन अब तूने अपनी औकात दिखाई ना, अब तू देख बेटे, अब तू देख क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, ये दोनों अलग हो जाते हैं, इनके बीच में ईगो क्लैश आता है। ये तो मतलब इसका मतलब ये दोनों अलग हो गए। तो ये जो ईगो क्लैश आता है, ये ना ईगो क्लैश के चलते सामने एक दूसरे को नहीं मार रहे थे कभी। मतलब ऐसा नहीं था कि यूएसएसआर चिढ़ गया अमेरिका से इस बात के ऊपर कि भाई तूने जापान के ऊपर बॉम्ब छोड़ दिए, मेरे को नहीं बताया, फ्रांस को पता था, ब्रिटेन को पता था, हमारे बाकी पार्टनर्स को पता था जो भी एलिट ग्रुप का पार्ट थे, सिर्फ मुझे तूने अंधेरे में रखा है, मुझे तूने अंधकार में रखा है। लेकिन यहाँ पर यूएसएसआर इससे अलग जरूर हो गया, और यूएसएसआर भी अपने एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बनाने के ऊपर काम कर देना शुरू कर देता है। लेकिन ये दोनों आपस में कभी डायरेक्टली नहीं भिड़े। अब क्योंकि ये एक दूसरे से एक तरीके से पावर स्ट्रगल दिखा रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं मुस्कुराकर सामने किसी दुश्मन को ये दिखाऊं, ये देख मेरी पावर, वो मुझे दिखाई ये देख मेरी पावर, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से लड़ नहीं रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो उसको कहा जाता है शीत युद्ध, उसको कहा जाता है कोल्ड वॉर। और कोल्ड वॉर के अंदर 2 प्लेयर शामिल थे, एक था यूएसए और एक था यूएसएसआर, और ये कोल्ड वॉर चलता है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। इसको कोल्ड वॉर इसलिए बोला जाता है क्योंकि अमेरिका और यूएसएसआर, सॉरी ये हाँ अमेरिका और यूएसएसआर, यूएस और यूएसएसआर भी आप इसको कह लो, आगे चलकर यूएसएसआर रशिया के नाम से जाना जाता है। तो अमेरिका, यूएसए यानी कि, और यूएसएसआर जो कि आगे चलकर रशिया बनता है, इनके बीच में कभी भी ये कोल्ड वॉर जो है ये हॉट वॉर के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ, यानी कि आपस में कभी ये साथ में लड़े नहीं। अगर लड़े होते तो वो तो फिर तीसरा विश्व युद्ध हो जाता, लेकिन ये आपस में कभी लड़े नहीं। हाँ, एक इनके बीच में घटनाक्रम जरूर हुआ था जिसको हम कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तब ये थर्ड वर्ल्ड वॉर के अंदर तब्दील हो सकता था ये वाला इवेंट। हुआ क्या था यहां पर, ये भी मैं आपको बता देता हूं।
अमेरिका के पास ना एक जगह है, एक आइलैंड कंट्री है, दैट इज क्यूबा। ठीक है, वो सिर्फ एक आइलैंड कंट्री है जिसको हम कहते हैं क्यूबा। ये वाली चीज़ दोस्तों मैंने आपको पहले बता रखी है कि क्यूबा आपको कहाँ देखने को मिलेगा। ये जो मूवी है ना, एक था टाइगर, सलमान खान, कैटरीना कैफ की, इसका एक गाना आता है लापता। तो दोस्तों ये जो इसका गाना शूट हो रखा है, ठीक है, इस मूवी का लापता, ये पूरे के पूरे क्यूबा की शूटिंग है ये इसकी, इस गाने की। ठीक है, ये जितने भी यहाँ पर ये जो ये सीन्स हैं, ये सब क्यूबा की कंट्री के अंदर ये शूट हो रखे हैं वाला गाना। ठीक है, तो दिस इज़ क्यूबा। ओके, तो अमेरिका के बिल्कुल नज़दीक पर था क्यूबा नाम की एक कंट्री, क्योंकि नाम देखो इस इवेंट का नाम है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्या हुआ था मैं बता देता हूँ इसके अंदर आपको क्विकली। तो क्यूबा अमेरिका के पास है, लगभग अमेरिका से कुछ ये किलोमीटर्स की दूरी पर था, लेकिन क्यूबा अमेरिका का दोस्त नहीं था, दोस्ती इसकी थी यूएसएसआर से। समझने की कोशिश करना, बाय डिफॉल्ट अमेरिका के पास लोकेटेड है। जैसे पाकिस्तान हमारे बगल में है, लेकिन पाकिस्तान हमारा दोस्त ना होकर चाइना का दोस्त है, ये वो वाली बात है कि चाइना से दूर है पाकिस्तान, लेकिन दोस्त चाइना का है पड़ोसी हमारा। ऐसी क्यूबा जो थी कंट्री, वो अभी भी है कंट्री है क्यूबा। तो ये लोकेटेड फिजिकली था अमेरिका के बगल में, लेकिन दोस्ती थी इसकी यूएसएसआर से। तो क्यूबा को ना डर लगता था कि अमेरिका ना हम पे अटैक वगैरह कर देगा। तो क्यूबा ने यूएसएसआर से बोला कि भाई तुम ना यहाँ पर कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब्स और एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह रखवा दो हमारी कंट्री के अंदर, कि यूएसए कोई भी पंगेबाजी करेगा तो हम उसको कड़ा जवाब दे सकें। तो यूएसएसआर ने बहुत तगड़े तगड़े हाई इंटेंसिटी के यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स, एटॉमिक बॉम्ब्स रखवा दिए क्यूबा के अंदर। अब यहां पर अमेरिका में यहां पर 3 प्लेयर्स थे। 3 प्लेयर्स कौन कौन से? यूएसए, क्यूबा, यूएसएसआर। यूएसए का प्रेसिडेंट जो था उसका नाम था जॉन एफ कैनेडी। क्यूबा का जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट था उसका नाम था फिदेल कैस्ट्रो। और यूएसएसआर का जो प्रेसिडेंट था वो लड़का ही था, लेकिन यूएसएसआर के अंदर नाम लड़कियों वाले भी यूज कर जाते हैं मर्दों के द्वारा। उसका नाम था निकिता। निकिता हमारे देश में लड़कियों का नाम होता है, लेकिन यहां पर मर्द का नाम था निकिता क्रुश्चेव। सॉरी, क्रुश्चेव की स्पेलिंग मैंने थोड़ी सी गलत लिख दी। क्रुश्चेव की स्पेलिंग है KHRUSHCHEV, क्रुश्चेव, निकिता क्रुश्चेव। तो यहां पर यूएसए, अब यूएसए के पास था क्यूबा, यूएसएसआर ने क्यूबा के अंदर रखवा दिए अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स। अब यूएसए को डर ये था कि न्यूक्लियर मिसाइल के अंदर जब भी कोई भी मिसहैपनिंग होती है, तो न्यूक्लियर मिसाइल जब भी फटता है या एटॉमिक बॉम्ब जब भी फटता है, तो उसकी रेंज ऑफ किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है, और क्यूबा हमसे ज्यादा कुछ है नहीं। तो क्यूबा है उल्लू, इमेच्योर, ये है बिल्कुल निब्बा, इसको कुछ पता नहीं कि न्यूक्लियर वेपन वगैरह कैसे हैंडल करने हैं। कल को अगर कोई मिसहैपनिंग हो गई तो अमेरिका को डर था कि क्यूबा में वो हाल होगा कि हम तो डूबे सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबे। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने निकिता क्रुश्चेव को फोन लगाया, भाई तेरे को प्यार से समझा रहा हूं, अपने क्यूबा से न्यूक्लियर वेपन वापस कर ले। बस वो एक कॉल की बात थी, बस वो एक कॉल की बात थी। अगर निकिता क्रुश्चेव उससे ये कह देता जॉन एफ कैनेडी से कि भाई मैं तो नहीं कर रहा, तो अमेरिका अटैक करता क्यूबा के ऊपर, और यूएसएसआर क्योंकि क्यूबा का दोस्त था तो वो उसको बचाने आता, और क्या पता क्यूबा जो है बेफालतू में बौखलाहट में न्यूक्लियर वेपन ही लॉन्च कर देता अमेरिका के ऊपर। तो ये तीनों कंट्री निश्चित नाबूद हो जाती, तीनों कंट्री खत्म हो जाती, और खत्म नहीं भी होती तो ये एक ट्रिगर पॉइंट बन जाता तीसरे विश्व युद्ध को स्टार्ट करने का। और दूसरा विश्व युद्ध जस्ट अभी अभी खत्म हुआ था 1945 में। तो जॉन एफ कैनेडी के इस कॉल के बाद निकिता क्रुश्चेव ने बड़प्पन दिखाया और उसने जो मिसाइल इंस्टॉल करके रखी हुई थी क्यूबा के अंदर उसको वापस कर लिया, अपनी शिप्स को वापस बुला लिया। ऐसे करके दुनिया में जो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता था, सिर्फ एक कॉल के बेसिस पर निकिता क्रुश्चेव की बुद्धि ने तीसरा विश्व युद्ध होने से बचा लिया, कि उसने बड़प्पन दिखाया, थोड़ा सा वो झुक गया कि हाँ भाई जॉन एफ कैनेडी आप सही कह रहे हो, मैं वापस कर लेता हूं,
कोई बात नहीं, अगर वो अकड़ जाता, मैं तो नहीं कर रहा, कर ले जो करना है, मैंने कौन सा तेरियां रखवा रखे हैं, क्यूबा के अंदर रखवा रखे हैं, क्योंकि जॉन एफ कैनेडी का कॉल भी थोड़ा सा एक अकड़ वाले रवैये का था। भाई तूने क्यूबा में मिसाइल रखवा रखे हैं, क्यूबा हमारे पास है, और तूने एक निब्बे को मिसाइल दे रखे हैं, कल को कोई भी मिस हैपनिंग हो गई तो ये तो डूबेगा ही, साथ में मेरे को भी ले डूबेगा। तुमने उनको ट्रेनिंग नहीं दे रखी है कि न्यूक्लियर मिसाइल्स को कैसे हैंडल करते हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव। इनके अंदर जो यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम होता है, ये फिर रेडिएशन ऐसी है कि जापान के अंदर जो हाल हो रहा है ये हमारा हाल होगा। तो तुम्हारी भाई जो भी इंटेंशन हो, तुम्हें क्यूबा से प्यार हो चाहे ना हो, हमें हमारे देश से प्यार है, ये तुम यहाँ से मिसाइल वापस ले जाओ, प्यार से समझा रहा हूँ तुम्हें निकिता में। तो जॉन एफ कैनेडी ने जैसी भी इसकी टोन में बात करी हो, निकिता लेकिन मान गया, निकिता अपने शिप्स वापस ले आया और क्यूबा के अंदर जो भी न्यूक्लियर मिसाइल से उसको अनस्टॉल करवा दिया। पहले रखवा रखे थे, फिर वापस बुला लिए, वापस शिप से वापस मंगवा लिए अपने देश। तो दिस वॉज द पॉइंट जहां पर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। तो कोल्ड वॉर के अंदर इस घटना को छोड़कर इससे इंटेंस कोई भी घटना नहीं हुई है। यहां पर भी आप देख रहे हो कि लड़ाई नहीं हुई, कोई गोलियां बोलियां नहीं चली, कोई मिसाइल नहीं चली। इसलिए कोल्ड वॉर को हम लोग कोल्ड वॉर इसलिए कहते हैं, अगर आप इसकी एनसीईआरटी पढ़ोगे ना हिंदी वाली, तो इसमें इसका नाम लिखा रहता है शीत युद्ध। ठंडा युद्ध नहीं कहते, पहले मैं भी सोचता था ठंडा युद्ध होगा नाम, लेकिन उसको कहते हैं शीत युद्ध, कोल्ड वॉर, बिकॉज इट नेवर टर्न। इसको कोल्ड इसलिए बोला जाता है, इसको शीत इसलिए बोला जाता है, बिकॉज इट नेवर टर्न इनटू हॉट वॉर, इट नेवर टर्न इनटू अ हॉट वॉर। और यहां पर क्या होता है, दुनिया को यह पता लग गया कि दो पावर्स यूएसए और यूएसएसआर दोनों दादा हैं अपने अपने उसमें अपने अपने एरिया में, और दुनिया को यही कंट्रोल कर रही है, क्योंकि बाकी दुनिया इनके अंडर काम कर रही है। तो इन दोनों को बोला क्या कि सिंस दीज टू आर द पोल्स, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है ना ज्योग्राफी में, अर्थ पे हम बात करते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसे माना गया कि पावर के ये दो छोर है, ये दो सिरे हैं दुनिया के अंदर पावर स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के, और ये दो पोल्स का पार्ट है, पावर की पोल्स का पार्ट है। इसलिए क्योंकि यहां पर अभी दो दादा थे, एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर, ठीक है, इसलिए हम यहां पर एक वर्ड यूज करने लगे दुनिया वाले, यहां पर इसको बोला गया कि ये जो वर्ल्ड का स्ट्रक्चर है, दिस इज बायपोलर वर्ल्ड स्ट्रक्चर, बायपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, विच इज मेड अप ऑफ टू पोल्स, टू पावर पोल्स। ठीक है, लेकिन आगे चलकर क्या होता है, अमेरिका ने तो कुछ भी नहीं करा, लेकिन यूएसए के कंट्री के अंदर, जैसे यूएसए कह रहा हूं मैं, यूएसएसआर जो था वो एक ऐसी कंट्री था, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यहां पर वर्ड है यूनियन, और ये एक समूह था जो कि 15 कंट्रीज का मिलकर बना हुआ था। इसके अंदर बड़ी सारी कंट्रीज आती थी, जैसे अजरबैजान, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, सर्बिया, मॉन्टीनीग्रो, रशिया और तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये अलग अलग प्रकार की कंट्रीज जो हैं वो इसका पार्ट थी, यूक्रेन। लेकिन इन सब का जो हेड जो था वो था रशिया। रशिया की ज्यादा दादागिरी चलाने की वजह से यूएसएसआर बिखर गया, और आज के समय में यूएसएसआर जैसी कंट्री के बारे में आप सुनते भी नहीं होंगे। तो यूएसएसआर से अलग होकर जो कंट्रीज आई, जैसे अभी क्या आने वाला है 25 दिसंबर, तो जब 25 दिसंबर चल रहा था कौन से साल का, 1991 का, तो ये अपना आप ऐसा कह सकते हो कि 1991 का क्रिसमस भी नहीं मना पाए थे ये सब लोग, और यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था, वर्ड जो यूज करा जाता है कि निश्चय नाबूद हो गया था, तितर बितर होकर 15 कंट्रीज के अंदर बिखर गया था। जो अभी तक 15 कंट्रीज ने मिलकर यूएसएसआर बना रखा था, इट गॉट डिसइंटीग्रेटेड, उसके डिसइंटीग्रेशन के बाद ये जो था, ये 15 नई कंट्रीज जो है इमर्ज हुई। रशिया जो है वो मेन इसका जो पिलर था वो अलग हो गया, और बाकी सारी कंट्रीज अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, सर्बिया, मॉन्टीनीग्रो, जितनी भी कंट्रीज थी, मतलब यूक्रेन वगैरह सब 15 थी। तो ये सारी की सारी आज के टाइम में आप इनको जानते हो कि दुनिया की अलग अलग कंट्रीज हैं। तो ये निकल कर आई, तो यानी कि जो दूसरा सिरा था पोल का, बायपोलर वर्ड था ना, ये सिरा टूट गया।
और निकल कर आई सिर्फ एक ही पावर जो कि दुनिया की दादा बनी, डैट वॉज यूएसए, अमेरिका। और इसको बोला गया यूनिपोलर वर्ल्ड स्ट्रक्चर, कि दुनिया जो है वो सिर्फ एक ही दादा कंट्रोल कर रहा है, डैट इज अमेरिका। और इस दादा को बोला जाता है ऑल्सो बाय अ टर्म नोन एज हेजीमन या हेजीमनिक पावर, हेजीमन या हेजीमनिक पावर। और इस हेजीमन को कंट्रोल करने के लिए ये देखा जाता है कि दुनिया में एक और काउंटर पावर की नीड है, लेकिन वो अब कोई एक कंट्री तो हो नहीं सकती है। वैसे इस हेजीमन को, अमेरिका अगर आज के ज़माने का हेजीमन है, तो इसको जो एक काउंटर जो पावर इसके सामने खड़ी हुई है आज के समय में, वो कंट्री है चाइना, जो कि इसको कड़ी टक्कर दे सकती है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, इन टर्म्स ऑफ वेपन्स। लेकिन फिर भी अमेरिका को हर फील्ड में कोई टक्कर दे सके कंट्री, अभी ऐसी कोई कंट्री पैदा नहीं हुई है। तो कंट्रीज ये सोचती है कि अगर हम एक एक करके अमेरिका को टक्कर नहीं दे सकते हैं, तो साथ में एक संगठन बना लेते हैं ना, एक समूह बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, और उस ग्रुप में कोई एक कंट्री तो होगी नहीं जो अमेरिका को टक्कर दे सके, लाइक यूएसएसआर। वो तो एक प्रॉपर तरीके से ग्रुप होगा। तो उसको नाम दिया जाता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। बहुत सारा उस पोल के अंदर जो अमेरिका को टक्कर देगा, वहां पर एक कंट्री नहीं होगी, बहुत सारी कंट्रीज होगी। तो उसको बोला जाता है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर या मल्टीपोलर वर्ल्ड स्ट्रक्चर। तो इस टर्म को समझाने के लिए दोस्तों मैंने जी जान लगा दी आपको ये बताने के लिए कि ये जो टर्म होती है, ब्रिक्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि ब्लॉक क्यों टर्म होती है और ब्लॉक का मकसद क्या होता है। जब हम ब्लॉक टू वर्ड को यूज़ करते हैं, तो ब्लॉक एक ऐसी कंट्री के समूह को, एक ऐसे संगठन को कहा जाता है। मतलब आप उसको ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया कि प्रॉपर तरीके से अगर आप कभी भी आपको ब्लॉक वर्ड देखे, तो उसका मतलब होता है कि एक ग्रुप ऑफ कंट्री जो कि यूनिपोलर वर्ल्ड स्ट्रक्चर के अगेंस्ट एक्ट कर रही है। यानी कि इसका मकसद क्या है, मतलब ऐसा इनके अंदर लिखा नहीं हुआ है, आपको लिखकर भी नहीं आना, लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है जो कि अमेरिका के यूनिपोलर स्ट्रक्चर, अमेरिका के हेजेमनिक पावर के अगेंस्ट खड़ी हो सकती हैं। प्लस दे वांट टू क्रिएट अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर या मल्टीपोलर वर्ल्ड स्ट्रक्चर को ये क्रिएट कर सकती है। ऐसा इन कंट्रीज में इतना दम है। ठीक है आकांक्षा, अब समझ में आई पूरी कहानी कोल्ड वॉर की? शॉर्ट में मैंने आपको बता दी। बाकी आपको क्लास 12 की जो मेरी प्लेलिस्ट है, आगे चलकर जब आप करोगे उसको फाउंडेशन कोर्स में कंप्लीट, तब सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। क्लियर हुआ आकांक्षा? ये काफ़ी शॉर्ट था, ये डेमो था, लेकिन जितनी बातें जानने वाली थी ना, मतलब जो उधर मैंने आराम आराम से बच्चों को बता रखी, क्योंकि यार अब वो एनसीईआरटी है, लाइन टू लाइन मैंने उसमें बता रखा है, लेकिन जो भी बातें घुमा फिरा के वो सारी यही निकलेगा, सारे फैक्ट्स यही घुमा फिरा के मिलेंगे आपको। बस वो थोड़ा सा लेंदी है, और वो लेंदी कितना है, ज़्यादा लेंदी नहीं है, 28 से 30 लेक्चर है बस उसके अंदर, आधे आधे घंटे के। अब दोस्तों हम ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो ब्रिक्स एक ब्लॉक है मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज का, मतलब इसके अंदर जो भी इकोनॉमीज हैं वो ना डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं। हम यहां पर लिख लेते हैं, वो वाला पेज तो फुल हो गया हमारा। ब्रिक्स के अंदर जो भी कंट्रीज आती हैं, तो वो याद रखना, वो हैं दोस्तों एक डेवलपिंग इकोनॉमीज, वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसके अंदर शामिल। अब यहां पर दोस्तों जो नाम है, अभी तक जो आप नाम जानते होगे ब्रिक्स के अंदर, ये यहां पर ये जो ब्रिक्स लिखा हुआ है BRICS, तो ये इसका मतलब क्या है? ये सारे ना दोस्तों एब्रीविएशंस हैं जो कि हर एक कंट्री को डिनोट करते हैं। BRIC और S। बी से जो है दैट इज ब्राजील, आर से इट इज रशिया, आई से इट इज इंडिया, सी से इट इज चाइना, एंड एस से इट इज साउथ अफ्रीका। अभी तक दोस्तों एनसीईआरटी वगैरह के अंदर या जहां से भी आपने क्लासेस सुनी होंगी, तो यही सब चलता था।
लेकिन काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता है कि इसके न्यू मेंबर कंट्रीज भी आ चुके हैं रिसेंटली, साल 2024 में, पिछले साल न्यू मेंबर्स को भी इसने एक्सेप्ट कर लिया। जब ये बना था ना, तब इसका नाम शुरू शुरू में था, ध्यान से समझना, जब ये बना था ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, तब इसका नाम जो था शुरू शुरू में, इट वॉज ब्रिक, इट वॉज ब्रिक, वो इतना ही था, BRIC, ठीक है। फिर साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका साल 2010 के अंदर ज्वाइन करता है इसको, और उसका नाम बन जाता है फिर ब्रिक्स, एस हेड हो गया। अभी भी इसका नाम ब्रिक्स ही है, नए मेंबर्स को जुड़ने के बाद भी इसका कोई नाम चेंज नहीं हुआ है, आगे चलकर हो जाए तो वो पता नहीं। लेकिन जो नई मेंबर कंट्रीज हैं वो कितनी जुड़ रखी हैं इसके अंदर, कितनी ऐड हुई है, तो वो है 5 हैं। कौन कौन सी? एक तो इसको ज्वाइन करा है ईरान ने, दूसरा इसको ज्वाइन करा है UAE ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तीसरा इसको ज्वाइन कर रखा है इजिप्ट ने, चौथा इसको ज्वाइन कर रखा है इथोपिया ने, और फिफ्थ इसको ज्वाइन कर रखा है इंडोनेशिया ने। तो ये सारी कंट्रीज जो हैं ये साथ में, मतलब ये जो इन्होंने ब्लॉक बना रखा है, ये ब्लॉक है एक मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज का, नए मेंबर्स 5 इसके साथ जुड़ रखे हैं। तो इनका बेसिक जो एम्स हैं, जो एम्स हैं इनके, और ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये क्या है इन कंट्रीज के, क्यों आती हैं साथ में, क्यों काम कर रही हैं। तो एक तो ये दोस्तों सबसे पहले तो है रीजन कि दे वांट टू कोऑपरेट इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली दे वांट टू कोऑपरेट विद ईच अदर। दूसरा, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट, ये साथ काम करती है। ऑल्सो दे वॉन्ट टू रिफॉर्म, ऑल्सो दे वॉन्ट टू रिफॉर्म ग्लोबल गवर्नेंस, और ये एक्ट करना चाहती हैं, दे वॉन्ट, दीज इकोनॉमीज वॉन्टेड टू एक्ट एज अ काउंटर वेट, एज अ काउंटर वेट, कि जितना ये दादा वजन दिखाते हैं ना वर्ल्ड का, कौन है दादा? अमेरिका। तो दे वांटेड टू एक्ट एज अ काउंटर वेट अगेंस्ट अमेरिका, एक तो USA, और उसके द्वारा जो चलाए जाते हैं कौन से इंस्टीट्यूशंस, जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न लेड इंस्टीट्यूशंस, जो अमेरिका के गुलाम हैं ये सारे इंस्टीट्यूशंस। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस की यहां पर बात हो रही है? जैसे IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक, ये सब, इवन यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। और ये सारे सपना देखते हैं इकोनॉमीज, दे ऑल्सो एडवोकेट फॉर, they also advocate for multi-polar world order, ये सपना देखते हैं फॉर अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। अब समझ में आया कांशा, रिया, मयूर के मैं क्यों बोल रहा था वो ब्लॉक के बारे में इतना कुछ क्यों समझा रहा था, ताकि इनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपको अच्छे से समझ में आ सके, है ना। अब लेकिन अच्छी बात है कि इसको कभी भी आकांक्षा आप सुनोगे तो आपको क्लिक हो जाएगा कि हाँ कोल्ड वॉर क्या था, और सर ने ऐसे ऐसे बता रखा था कि ये हेजीमन अमेरिका को क्यों कहा जाता है, मतलब ही क्या होता है हेजीमन का, ये यूनिपोलर, बायपोलर, मल्टीपोलर वर्ल्ड का स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ठीक है।
और उसके बाद लास्ट चीज़ ये है कि ये जो इकोनॉमीज़ हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं, दीज इकोनॉमीज रिप्रेजेंट कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ, और ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती हैं, तो दे ऑल्सो हेल्प इन प्रमोशन ऑफ, जिसको हम कहते हैं साउथ साउथ कॉपरेशन। ये चीज मैंने आपको इकोनॉमिक्स में कवर करवाई थी नितिन सिंघानिया की बुक में, एक बार फिर से बता देता हूँ शॉर्ट में। देखो दोस्तों क्या है, एक ऑब्जर्वेशन होती है पॉलिटिकल साइंटिस्ट की। क्या ऑब्जर्वेशन है वो? ये हमारा अर्थ ठीक है, ये अर्थ है। बीच से जो अर्थ के बीचों बीच से जो लाइन पास होती है 0 डिग्री की, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, ये हम जानते हैं। अब देखो ऐसा ऑब्जर्व करा गया है, बहुत अजीब सी बात है ये, और इसको लिखने के लिए मैं एक मिनट ये मिटा देता हूँ, ये समझ जाना, बस ये अर्थ है, इसको हटा देते हैं। ऐसा ऑब्जर्व करा जाता है कि अच्छा ये तो पहले इक्वेटर हो गया, तो इक्वेटर के ऊपर वाली ये जो कंट्रीज हैं इसको हम बोलते हैं ग्लोबल नॉर्थ, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। नीचे वाली को हम बोलते हैं ग्लोबल साउथ। ठीक है, अब ऐसा देखा गया है ऑब्जर्वर्स के द्वारा कि इक्वेटर के ऊपर जो भी कंट्रीज हैं, दीज कंट्रीज आर प्रॉस्परस, और इक्वेटर के नीचे वाली जो कंट्रीज हैं, दीज कंट्रीज आर हैविंग द स्टेटस ऑफ जस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज जो हैं दे आर रिच, और ये ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं या तो वो डेवलपिंग है या तो वो पुअर है। ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज एडवांस्ड हैं, और ये जो हैं ग्लोबल साउथ की कंट्रीज दे लैक इन वेरियस एस्पेक्ट्स, दे लैक इन वेरियस एस्पेक्ट्स, यानी कि यहां पर बहुत ज्यादा कमी है बहुत सारी चीजों की। ठीक है, तो ये जो कंट्रीज हैं, अब आप सारी कंट्रीज यहां पर देख लो, अब कुछ आपको इक्वेटर के आसपास टच करते हुए मिल जाएंगी, उससे ऊपर मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी अगर आप ज्यादातर देखो, ब्राजील कहां की कंट्री है, कौन से कॉन्टिनेंट की कंट्री है बताओ? साउथ अमेरिका। रशिया एशिया और यूरोप, मतलब दोनों कंबाइन। इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया। तो ये ज्यादातर तो इस सदर्न हेमिस्फीयर को ही रिप्रेजेंट कर रही है ना कंट्रीज, में से जो ज्यादातर कंट्रीज हैं। और प्रॉपर तरीके से अगर आप ये सोच रहे हो कि रशिया भी, अगर आप देखो तो इनमें से कोई भी कंट्री ऐसी नहीं जो प्रॉपर तरीके से, जो पूरी की पूरी तरीके से वो उसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट हो। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज जो है आपको यहाँ पर इक्वेटर के नीचे देखने को मिलेंगी। तो इक्वेटर के नीचे देखने को मिलेंगी, तो इक्वेटर के नीचे वाली कंट्रीज के अंदर ऐसा ऑब्जर्व करा जाता है, दे आर डेवलपिंग कंट्री, दे आर पुअर कंट्री, दे लैक इन वेरियस एस्पेक्ट्स। वो इतनी एडवांस नहीं है, वहां के लोग इतने एडवांस नहीं है। तो जो कॉपरेशन यहां की कंट्रीज में होता है, कंट्रीज विच आर लोकेटेड इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कंट्रीज विच आर लोकेटेड इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर वो आपस में कॉपरेट कर रही है, जो येलो पोर्शन मैंने मार्क कर रखा है, उसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं, वी यूज द टर्म ऑफ साउथ साउथ कॉपरेशन। कि एक कंट्री साउथ की, कि भाई तू भी सदर्न हेमिस्फीयर की कंट्री, मैं भी सदर्न हेमिस्फीयर की कंट्री, आपस में चलो कॉपरेट करते हैं। तो ये ब्रिक्स जो है दे हेल्प इन द साउथ साउथ कॉपरेशन। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ब्रिक्स के बारे में बता दिया। सबसे पहला ये जो टर्म आया था
ब्रिक, मैंने आपको बताया ब्रिक से भी पहले इसका नाम था ब्रिक, जो कि रिप्रेजेंट करता था ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना को सिर्फ। इस टर्म को कॉइन करा गया था बाय अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नोन एज गोल्डमैन सच गोल्डमैन सच इन विच ईयर, इन द ईयर ऑफ 2001। साउथ अफ्रीका ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको साल 2010 में ज्वाइन करा, और तब इसके आगे ब्रिक जो था वो उसके आगे एस जुड़ गया, ब्रिक्स बन गया वो। रिसेंटली अभी कंट्रीज ने ज्वाइन कर रखा है इसको, वो कंट्रीज हैं आपकी ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया और इंडोनेशिया। ठीक है। उसके बाद ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कॉपरेशन जो है वो कंट्रीज निभाती हैं। ठीक है, ये करती है। और यहाँ पर बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज के ऊपर भी ये सारी कंट्रीज बात करती है। ग्लोबल इश्यूज जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और रीजनल कन्फ्लिक्ट्स, इनके बीच में आपस में किसी प्रकार के कोई रीजनल कन्फ्लिक्ट्स हो तो उसको वो कंट्रीज जो है वो रिजॉल्व कर ले। इन सारे मुद्दों पर इनके बीच में बात होती है। ओके। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, डैट मैं आपको गूगल में एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो इंडोनेशिया, मतलब ये मेजर कंट्रीज में से मैंने आपको जो ये बताया कि न्यू मेंबर कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया ने साल 2025 में ज्वाइन करा था इसको, ब्रिक्स को। 2024 तक जो अगर हम बात करें तो वो 5 कंट्रीज जो थी देवर ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया। इंडोनेशिया ने 2025 में इसको ज्वाइन कर लिया है। तो 6 नंबर पर यहां पर आ जाएगा सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया। तो यहां पर जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं अभी करेंटली, दे आर टोटल 5 तो ये थे, BRICS, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और अब जो है 6 और है, तो 6 + 5 = 11। टोटल 11 कंट्रीज हैं शामिल इसमें। ठीक है। 6 तो ये हो गई, ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया, सऊदी अरेबिया, इन्होंने ज्वाइन करा था 2024 में। 25 में ज्वाइन कर लिया इंडोनेशिया ने। 6 ये, 7वीं ब्राज़ील, 8वीं रशिया, 9वीं इंडिया, 10वीं चाइना और 11वीं साउथ अफ्रीका। ओके। तो ये वाली चीज़ आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो कि ब्रिक्स एक्सपेंडिंग सिग्निफिकेंटली 2024 to 25, एडिंग ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया। अगर आप यहाँ पर देखो न्यू फुल मेंबर जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है इसको 1 जनवरी 2024 को या अर्ली 2025 में, दे आर ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया। इन्होंने तो ज्वाइन कर लिया था 1 जनवरी 2024 को। इंडोनेशिया ने रिसेंटली भी ज्वाइन कर रखा है इसको। और जो नई पार्टनर कंट्रीज़ हैं, ये पार्टनर कंट्रीज हैं, ये फुल मेंबर्स नहीं है। आगे चलकर हो सकता है कि ये फुल मेंबर्स बन जाए, लेकिन ये लिस्ट आपको याद नहीं रखनी है। ठीक है। ये जब फुल मेंबर्स बनते हैं तो ही वो काम का होता है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ पार्टनर कंट्रीज जुड़ी रखी होती है। अब पार्टनर कंट्रीज और फुल मेंबर्स में क्या फ़र्क होता है? फुल मेंबर्स तो हर एक डिसीजन लेंगे, मेजर पार्टनरशिप में साथ रहेंगे। पार्टनर कंट्रीज मतलब जब भी इनकी मीटिंग वगैरह होंगी तो वो उसको सुनने के लिए आएंगे, साथ निभाएंगे। ठीक है। और आएंगे, नहीं भी आएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो मेंबर कंट्रीज होती हैं उनको साथ में योगदान मिलकर मतलब अच्छी तरीके से काम करना होता है। ओके। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये जो इंडिकेटर्स हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि इंडिया, कौन से इंडिकेटर्स, मेटर्नल मोर्टालिटी रेट और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, भारत के अंदर इट इज़ हाइएस्ट अमंग्स ऑल द ब्रिक इकॉनमीज। अब यहाँ पर सिर्फ बात ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तक सीमित नहीं रही है। सारी ब्रिक्स कंट्रीज में से यानी कि अपार्ट फ्रॉम ब्राज़ील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, क्योंकि इंडिया की तो बात हो ही रही है, तो ब्राज़ील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, अपार्ट फ्रॉम दिस
ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, इन सारी कंट्रीज में से ब्रिक्स के जो मेंबर कंट्रीज है 11 टोटल, उनमें से जो इंडिया है, इंडिया के अंदर सबसे वर्स्ट इंडिकेटर है ये जो काम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगले लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे जब कोविड-19 की लहर आई थी तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था विमेन की हेल्थ के ऊपर, और यहाँ पर हम दो एस्पेक्ट से विमेन की हेल्थ को जानेंगे, साइकोलॉजिकल हेल्थ एज वेल एज बायोलॉजिकल हेल्थ को तो हमें समझना ही है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।